अच्छा, IAS 16 और इस बुक के हिसाब से ये चैप्टर नंबर 6 है, और इसका नाम लोग समझते हैं डेप्रिसिएशन, क्योंकि पूरे चैप्टर के अंदर हम डेप्रिसिएशन फाइंड कर रहे थे। इसका नाम ओरिजिनली है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सबसे पहले अगर हम इसको स्टार्ट करें तो हम लोगों ने जब शुरू में एक हेड पढ़ा था, उसमें एक हेड पढ़ा था एसेट्स का, और तब हमने कहा था कि एसेट्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। यहां पर हम लिख देते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स IAS 16 की लिस्ट में नहीं है, करंट एसेट्स IAS 16 की लिस्ट में नहीं है। दूसरे होते हैं नॉन करंट एसेट्स। अब पहले तो ये करंट एसेट्स लिस्ट से आउट हो गए IAS 16 में जाने के लिए। IAS 16 में सिर्फ नॉन करंट एसेट, मतलब इस चैप्टर के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर कभी भी करंट एसेट का जिक्र नहीं होगा। अब नॉन करंट एसेट्स के फर्दर हमने दो चीजें देखी, एक देखे इंटेंजिबल, इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स और टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। अब अगर हम इंटेंजिबल की बात करें तो ऐसे एसेट्स जो नजर नहीं आते, ऐसे एसेट्स जो एग्जिस्टेंस नहीं रखते बट बेनिफिट दे रहे होते हैं, जैसे हमने सीखा ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, सारे लिखने की जरूरत नहीं है, लाइसेंस, ये वो नॉन करंट एसेट्स हैं जो कि इंटेंजिबल है, और इंटेंजिबल भी हमारे स्कोप में नहीं है। लाइसेंस होता है राइट टू यूज, मतलब अगर आप कहते हो ना कि मुझे एक चीज का लाइसेंस मिल गया, इसका मतलब आपको राइट मिल गया है, दूसरे बंदे को राइट नहीं है, तो आपको उस लाइसेंस से बेनिफिट्स होंगे। हाँ, जैसे फार्मास्यूटिकल के होते हैं, उनको एक लाइसेंस मिल जाता है कि आप ये काम कर सकते हैं, वो एक राइट होता है। अब जिसके पास, जैसे गाड़ी चलाने के लिए एक लाइसेंस की जरूरत है, अब लाइसेंस वो जो फिजिकल है वो तो उसकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जो एक फिजिकल कागज का टुकड़ा आप कह रहे हो ना कि शायद वो टेंजिबल है, वो तो एक उसकी रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन है। असल राइट जो आपको स्किल है वो नजर तो नहीं आ रही ना। तो आप एक बंदे को गाड़ी चलाने का राइट है, दूसरे को चलाने का राइट नहीं है, तो इसका मतलब जिसको गाड़ी चलाने का राइट है उसको बेनिफिट है, उसको वायलेशन से बच जाएगा, लीगल ऑब्लिगेशन पूरी कर रहा होगा, दूसरा तो कभी भी खत्म हो सकता है। तो लाइसेंस एक राइट होता है। इसकी डेप्रिसिएशन नहीं होती, अमोर्टाइजेशन होती है। जो इंटेंजिबल एसेट्स की डेप्रिसिएशन होती है ना, वो अमोर्टाइजेशन होती है। मिसाल के तौर पर आपको एक लाइसेंस मिला है 10 साल के लिए, तो आपको लाइसेंस लेने के लिए जितना खर्चा किया है ना, उसको 10 पे डिवाइड करके अमोर्टाइज करोगे, एक्सपेंस में लिखोगे। मतलब आपको 1 लाख रुपए में एक लाइसेंस मिला किसी चीज का, अब आपने देखना है कि अच्छा उसको एक्सपेंस में कैसे लिखना है, तो उसको 10 पे डिवाइड करके लिखना है। वो IAS 16 में नहीं, IAS 16 में टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स है, और टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स में भी अब पेपर में एक सवाल आया हुआ है, कहता है बताओ, पहले तो यहां पर लिख लें कि टेंजिबल नॉन करंट एसेट में भी सारे टेंजिबल नॉन करंट एसेट इस लिस्ट में नहीं है। सारे कंप्लीट जितने नॉन करंट एसेट है सारे इस लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ कौन से हैं? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, PPE। सिर्फ टेंजिबल है, और टेंजिबल में भी सिर्फ कौन से? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट।
अगर आपसे कोई पूछे क्या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सारे के सारे टेंजिबल होते हैं, तो आंसर इज यस, क्योंकि टेंजिबल में ही पीपीई आते हैं। क्या सारे टेंजिबल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होते हैं? तो नो, क्योंकि इसके अंदर एक और स्टैंडर्ड भी आता है, वो भी टेंजिबल होता है, उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी हमारे स्कोप में नहीं है। अब मैं ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि आप हमारे सिलेबस में ही नहीं है और ना ही हमें कोई पता करने की जरूरत है, इसलिए हम इसको अभी साइड पे रखते हैं। हम चले जाते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो पेपर में पहला आने वाला सवाल ये पेपर में आया हुआ कि तमाम नॉन करंट एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होते हैं। आंसर इज यस और नो। तमाम ऑल नॉन करंट एसेट्स आर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। दूसरा सवाल, ऑल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर नॉन करंट एसेट्स। ये जवाब आप याद रहेगा, क्योंकि आज ही याद करके जाना है, घर में पढ़ने का टाइम नहीं है। अभी ये लिखो ना लिखो, बट आज याद करके जाना है, क्योंकि कल आपने अपना टेस्ट तैयार करना है। कुछ ने तैयार कर लिया होगा, किसी ने करना होगा, तो इसलिए अभी जो पढ़ेंगे याद करके जाना है। जो सवाल पेपर में आए होंगे वो भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। तो नॉन करंट एसेट्स, टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स और फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो हम यहां से मूव ऑन करने लगे हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट IAS 16 में कवर होते हैं। बस ये जो बाकी मैं लिख देता हूं, ये जो चीज है ये IAS 40 में कवर होती है। ये आप लोग जाकर FAR 1 में जाकर पढ़ोगे। ये IAS 38 में कवर होता है। ये भी FAR 1 का स्टैंडर्ड है। उसके बाद अगर आप यहां से देखो तो यहां पर आपने इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड पढ़ लिया हुआ है, जो कि IAS 2। ये IAS 2 इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड है, ना कि करंट एसेट का है, क्योंकि करंट एसेट में तो और भी बहुत सारे आती हैं चीजें। ठीक है, तो ये IAS 2 आपने पढ़ लिया। IAS 1 आप स्टार्ट किया हुआ है आप लोगों ने, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं IAS 16। तो ये 3 स्टैंडर्ड ही आपके सिलेबस में है PRC के। बाकी जो स्टैंडर्ड आगे आने वाली लाइफ में पढ़ोगे। टोटल स्टैंडर्ड है, सबसे पहले तो ये 41 तक IAS गए हैं, फिर IAS आना बंद हो गए और अब IFRS आ रहे, और IFRS भी तकरीबन 17-18 तक पहुंच गया। अब IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को डील करता है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और अभी तक जो पेपर में आया हुआ सवाल है वो हमने एक डिस्कस भी कर लिया, वो ये कि सारे नॉन करंट एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं होते, बट सारे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नॉन करंट एसेट्स होते हैं। इसी तरह टेंजिबल और इनटेंजिबल की भी बात। उसके बाद वो कहता है कि हम इसको करंट एसेट से या इन्वेंट्री से अलग क्यों करते हैं। पहली बात तो यह है कि जितने भी पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हैं, क्या सबसे पहले दीज आर टेंजिबल आइटम्स, दीज आर टेंजिबल आइटम्स। ये बात होगी ना पूरी, ये टेंजिबल्स होते हैं। हेल्ड बाय द बिजनेस, ये हेल्ड बाय द बिजनेस से क्या मुराद है? बिजनेस के कंट्रोल में है, बिजनेस ऑन करता है एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। वो एसेट की डेफिनेशन इकोनॉमिक रिसोर्स होगा एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट। फिर इसका यूज या पर्पस क्या होगा, यूज या पर्पस। आपको पता है ये जो एसेट हमने लिखे हैं कि ये इनटेंजिबल है, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ये किस बेस के ऊपर डिस्टिंग्विश होते हैं? वो है उसका यूज या उसका पर्पस। आपने देखना है कि उसका यूज किस तरह से हो रहा है। पहली बात, अगर तो वो इस्तेमाल हो रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब समझते हो, ऑफिस के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, अगर तो वो यूज हो रहे हैं। पहले प्रोडक्शन प्रोसेस में अगर इस्तेमाल होते हैं फॉर प्रोडक्शन पर्पस, फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस,
यानी वो इस्तेमाल हो रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए, जैसे मशीनें हैं, प्लांट्स हैं, अगर प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल हो रहे हैं, प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसका मतलब है ये होते कौन कौन से हैं? अगर हम बात करें प्लांट्स, मशीन एटसेट्रा। फिर दूसरा, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज में क्या चीजें इस्तेमाल हो रही होती है? स्टेशनरी तुम्हारा एक्सपेंस होता है, फर्नीचर, जो ऑफिस में फर्नीचर पड़ा हुआ है, ऑफिस के अंदर जितने ऑफिस इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, मतलब लैपटॉप्स वगैरह, जितने भी प्रिंटर वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं, उसके बाद ऑफिस की जो बिल्डिंग है, जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो बिल्डिंग है, जो मशीनें हैं, वो सारी की सारी प्रोडक्शन के लिए मानी जाती है। और जो हेड ऑफिस है आपका, उसके अंदर जितने भी नॉन करंट एसेट इस्तेमाल हो रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए माने जाते हैं। बिल्डिंग हमारा नॉन करंट एसेट होता है, हाँ, ऑफिस की तरह बनाओगे, ऑफिस जिस बिल्डिंग में है तो वो बिल्डिंग हमारा नॉन करंट एसेट है। लैंड भी, लैंड, बिल्डिंग, उसके अंदर जो ऑफिस के अंदर जो कुछ भी है ना, और उनकी लाइफ मोर देन 1 ईयर है, तो वो नॉन करंट एसेट में आएगा। और वो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉन करंट एसेट तो बड़ी चीज आ गई ना, वो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में, ये भी उसी में आएंगे। उसके बाद है फॉर रेंटल टू अदर, रेंटल टू अदर्स, ये मोस्टली होता, लिखते ही नहीं है लोग, क्योंकि ये डर के लिखते हैं। रेंटल टू अदर में लोग परेशान हो जाते हैं। रेंटल टू अदर से क्या मुराद है? वो जो चीज हमारी है, हमने रेंट पे दी हुई है, और उनकी अगर लाइफ मोर देन 1 ईयर है तो वो भी नॉन प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है। बट इस लिस्ट में लैंड और बिल्डिंग नहीं आती। अगर आपने घर रेंट पे दिया हुआ है, लैंड रेंट पे दी हुई है, तो वो यहां पे नहीं आता, वो IS 40 के अंदर आता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। लैंड और बिल्डिंग के अलावा कुछ भी रेंट पे दो, वो आता है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। आप गाड़ियां रेंट पे देते हो, आप मशीनें रेंट पे देते हो, आप कुछ भी और रेंट पे दो, लैंड और बिल्डिंग के अलावा। लेकिन आपके सिलेबस में ये बात डिस्कस ही नहीं हुई। आप ये कह सकते हो, बट सिर्फ आई कैप ने, मतलब जो स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है ना, वो 2 लफ्ज लिखे हुए, लैंड और बिल्डिंग, वो भी रेंटल वाली। अगर लैंड एंड बिल्डिंग अदर द रेंटल वाली है, वो PPE है। मतलब आप क्या, आपने रेंट घर, यानी आपने ऑफिस बनाया वो बिल्डिंग के अंदर, वो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है। तो रेंटल वाली, सिर्फ रेंटल वाली, वो इसमें नहीं है बस। लेकिन आपने इसको भी नहीं कंसीडर करना, क्योंकि अगर कंसीडर करोगे तो हो सकता है गलती हो जाए, क्योंकि आपके MCQs आते हैं। तो आपने सिंपल ये देखना, रेंटल टू अदर। इसमें आप यहां पर एग्जांपल में लिख लें, यहां पर देखें ना, बिल्डिंग ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन वो रेंटल में नहीं लिखा हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए लिखा हुआ। यहां पर आप मशीन को रेंट पे दे रहे हो, आप कोई व्हीकल रेंट पे दे रहे हो। उसके बाद यहां पर लैंड एंड बिल्डिंग नहीं आता। यूज्ड फॉर सप्लाइंग ऑफ गुड्स, गुड्स को सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल होने वाले एसेट्स भी हमारे PPE में आते हैं। जैसे डिलीवरी व्हीकल्स हैं, ट्रक वगैरह, जिसके ऊपर आप अपनी गुड्स मूव करवाते हो, वो भी सारे के सारे किस में आएंगे। तो पहले तो इसका पर्पस, इसमें 2-4 चीजें आपने देखना है कि पहले टेंजिबल आइटम्स हेल्ड बाय द बिजनेस, प्रोडक्शन पर्पस में इस्तेमाल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में इस्तेमाल हो, रेंटल टू अदर। इसको मैंने इसलिए, इसको अभी भी एक सर्कल में बंद कर दो, ये जो बाकी बातें, और सप्लाइंग ऑफ गुड्स टू,
ये चीजें अगर डेफिनेशन के अंदर हैं तो वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, वरना नहीं। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से सीखना है। और यहां पर देखते भी हैं, यहां पर देखें, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन लिखी हुई है। वर्डिंग ठीक है, ये अभी नजर आ रही है ना सही? चल, आपके पास यहां पर ये डेफिनेशन है जी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पेज नंबर, अभी आप ढूंढ रहे हो, पेज नंबर 204, पेज नंबर 204 मिल गया? साथ साथ आज दिमाग को एक्टिव करके बैठना है, साथ आप जो पढ़ना है ना याद करके जाना, तैयार होके करते जाना। ठीक है जी। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम, होगी बात पहली। अच्छा, एक आखिरी बात इसकी करते हैं, फिर आगे चलते हैं। क्योंकि ये नॉन कट एसेट है तो आखिरी इसकी बात है, एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड मोर देन 1 ईयर। एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड मोर देन 1 ईयर, ये भी बात आखिरी भी पूरी कर। हाँ जी, मोर देन, लेकिन वो उसकी डेफिनेशन में लिखना कंपलसरी है ना। देखिए कुछ ऐसी चीजें हूं, उसने लिखा हुआ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम, उसमें ये तो नहीं कहा कि ये एसेट नॉन करंट एसेट है। अगर पीपी के अंदर डेफिनेशन देखें तो क्या कहता है, ये टेंजिबल आइटम है। क्या दूसरा क्या है, हेल्ड बाय द बिजनेस। तीसरी बात क्या कहता है, प्रोडक्शन पर्पस में इस्तेमाल हो, एडमिन में, रेंटल टू अदर, और किसी जगह उसने ये नहीं कहा ये नॉन करंट एसेट है। और आखिर में उसने ये कहा कि ये मोर देन 1 ईयर के लिए, तो यहां से ये नॉन करंट एसेट भी बन गए। हम ऊपर से आ रहे हैं, उसकी अपनी डेफिनेशन के अंदर तो भी बताना है ना कि वो नॉन करंट एसेट है, तो मोर देन 1 ईयर उसकी लाइफ भी होना जरूरी है। अब ये बातें काउंट कर लें, आपने जो लिखी है ना, आई कैम में से कम लिखी होगी, ज्यादा नहीं होगी इंशाल्लाह। 1 बात, 2 बात, 3, 4, 5, 6 और 7 बातें हैं डेफिनेशन के अंदर। और जिस डेफिनेशन के अंदर ये 7 बातें होंगी वो होगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगर कोई चीज नहीं मिस हो जाएगा तो वो नहीं कहलाएगा। बट आई कैप ने 1-2 चीजें ड्रॉप कर दी हैं ताकि आप लोग ना वो मिसलीड ना हो जाओ। अब आ जाए डेफिनेशन पे। पहली बात उसने कहा जी टेंजिबल आइटम्स है, एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। टेंजिबल आइटम्स है, मोर देन 1 ईयर के लिए इस्तेमाल होंगे। फॉर यूज इन प्रोडक्शन, सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज, रेंटल टू अदर, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज। इसमें हेल्ड बाय द बिजनेस नहीं लिखा हुआ, वो क्योंकि एसेट की डेफिनेशन में आता है। तो यहां पर उसने कहा है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम्स एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड मोर देन 1 ईयर। किस मकसद के लिए, यूज इन द प्रोडक्शन, सप्लाइंग ऑफ गुड्स या सर्विसेज, रेंटल टू अदर्स, और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज। जी वो होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसके बाद यहां पर उसने लिखा हुआ है इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट के बारे में और टेंजिबल नॉन करंट एसेट। इनटेंजिबल के बारे में लिखा हुआ था डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, बातें नहीं करनी बाद में। इनटेंजिबल के बारे में क्या लफ्ज लिखा हुआ है, डोंट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस सच एज पेटेंट राइट्स, लाइसेंसिंग, सॉफ्टवेयर एटसेट्रा, ट्रेडमार्क, गुडविल, वो बाकी आगे लिख। Tangible has physical existence such as land and building, plant, office equipment, furniture, motor vehicle. These are often referred property, plant and equipment. ये चीजें हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ी हुई, जब हमने शुरू किया था कि एसेट्स क्या होते हैं, टेंजिबल है, इनटेंजिबल है, ये। और क्या बिल्कुल मैंने कहा ना, वही आप फंस गया ना फिर। अगर ये लैंड एंड बिल्डिंग रेंट पर हैं, ओनली रेंट पे, तो वो इसमें नहीं आएंगे। इसके अलावा वो पीपीई है। IAS 40 के बारे में थोड़ा सा बता दें। IAS 40 में सिर्फ 2 एसेट्स आते हैं, लैंड और बिल्डिंग, और वो भी अगर रेंटल पे हो तो वैसे नहीं आती, इसलिए आप उसको भूल जाएं। आप समझे लैंड एंड बिल्डिंग इधर ही है, ठीक है, क्योंकि इसमें आप लोगों को उसने ये नहीं कहा कि लैंड एंड बिल्डिंग
IS-40 भी कोई चीज होती है, तो इसलिए उसको भूल जाएं। लैंड एंड बिल्डिंग भी आप इसमें ही समझें। उसके बाद यहां पर उसने किसकी डेफिनेशन लिखी है? एसेट्स क्या है जी? एसेट्स हैव अ लॉन्ग यूजफुल लाइफ। वो किस एसेट की बात कर रहा है? एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एंटिटी ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल ईयर्स। नॉन करंट एसेट्स मे बी टेंजिबल और इंटेंजिबल। पहले उसने कहा नॉन करंट एसेट क्या होते हैं, फिर उसने कहा टेंजिबल इंटेंजिबल क्या होते हैं, फिर उसने कहा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या होता है, और फिर कहता है कि नॉन करंट एसेट्स को और इन्वेंट्री को अलग अलग क्यों करते हैं? क्योंकि इन्वेंट्री हमारा एक एसेट है, और ये फजूल तरीन ये बात लिखी है, उसने लिखनी नहीं चाहिए, बट अब उसने लिखी है तो हो सकता है पेपर बनाने वाला यहां से एक एमसीक्यू उठा ले। इन्वेंट्री का और हाँ, टेंजिबल और इंटेंजिबल आपको आप डिस्टिंग्विश करो, वो दोनों नॉन करंट एसेट है। इन्वेंट्री करंट एसेट है और वो नॉन करंट एसेट है, बट उसने लिखा हुआ है तो फिर हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कहता है कि जो आपका नॉन करंट एसेट है ना, वो आप बेचने के लिए नहीं लेते, इस्तेमाल करने के लिए लेते। और जो चीज चाहे कोई नॉन करंट एसेट ही क्यों ना हो, अगर आपने उसको भी बेचने के लिए लिया है ना, वो इन्वेंट्री बन जाएगा, वो नॉन करंट एसेट नहीं। तो मेन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या नॉन करंट एसेट्स और इन्वेंट्री में जो डिफरेंस ये है कि ऐसे चाहे वो नॉन करंट एसेट ही क्यों ना हो, अगर वो बेचने के लिए लिए हैं तो वो इन्वेंट्री हो। तो मेन फर्क क्या हुआ? नॉन करंट एसेट हम इस्तेमाल के लिए लेते हैं, बेचने के लिए नहीं लेते। तो मतलब इन्वेंट्री को हम बेचकर बेनिफिट लेते हैं और नॉन करंट एसेट को इस्तेमाल करके बेनिफिट लेते हैं। इट इज एंटिटी मेन बिजनेस इज सेलिंग मशीन। कहता है इफ अगर एक बिजनेस का काम है मशीन बेचना, वो जो हम आपको एग्जांपल देते थे कि अगर मशीनें बेचने के लिए हैं तो इन्वेंट्री और इस्तेमाल करने के लिए हैं तो नॉन करंट एसेट। मशीन डज नॉट क्लासिफाई नॉन करंट एसेट। कहता है कि अगर आपने मशीनें बेचनी है ना तो वो नॉन करंट एसेट नहीं। Rather the machinery used to produce the machines for sale is a non-current asset। कहता अगर आपकी मशीन इस्तेमाल हो रही है किस मकसद के लिए, कोई मशीन बनाने के लिए, किसी भी चीज को बनाने के लिए, वो नॉन करंट एसेट। बेचने के लिए मशीन जो होगी वो नॉन करंट एसेट नहीं होगी। हाँ, वो कहता है पेपर में आपको घुमाएगा कैसे? कहता है मैं कुछ यूनिट बनाता हूं, फर्नीचर बनाता हूं। अब फर्नीचर को मैं फर्नीचर का बिजनेस करता हूं, फर्नीचर को मैंने बेचना है। बताओ फर्नीचर को बनाने के लिए जो मशीन इस्तेमाल हो रही है वो करंट एसेट है या नॉन करंट एसेट? वो नॉन करंट एसेट है। वो बेचने का लफ्ज भी इस्तेमाल कर देगा और हमें ऐसा लग रहेगा कि ये सेलिंग पर्पज है। नहीं, आपने ये देखना है कि फर्नीचर हमारा, ये क्या लिखा हुआ है? कहता है द मशीनरी यूज्ड, क्या लिखा हुआ है? मशीनरी यूज्ड टू प्रोड्यूस द मशीन्स फॉर सेल। अब इसमें दो बातें हो रही हैं, मशीन फॉर सेल और मशीनरी यूज। जो मशीन फॉर सेल बन रही है वो इन्वेंट्री है, जो उसको बनाने के लिए मशीन इस्तेमाल कर हो रही है वो नॉन करंट एसेट। गॉट इट? द मशीन मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल, मशीन फॉर मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल क्लासिफाई एज इन्वेंट्री। अब देखिए ना, अगर ये नजर हम पढ़ेंगे उस कभी को कह रहा है नॉन करंट एसेट है मशीन, कभी कह रहा है इन्वेंट्री है, तो पता चल गया इन्वेंट्री जो मशीन बन रही है, जो बन रही है वो इन्वेंट्री है, और जो बना रही है मशीन वो नॉन करंट एसेट। डन? द सेम गोज फॉर रियल एस्टेट बिजनेस। रियल एस्टेट बिजनेस का पता है? प्रॉपर्टी डीलर। ये जो प्रॉपर्टी डीलर है ये बिल्डिंग खरीदते हैं और बेच देते हैं, लैंड खरीदते हैं बेच देते हैं, इनके लिए ये क्या है? इन्वेंट्री। लेकिन रियल एस्टेट का जो ऑफिस है वो नॉन करंट एसेट है, क्योंकि वो उसने बेचने के लिए नहीं बनाया, वो इस्तेमाल करने के लिए बनाया। डन? शोएब ओके है? जिंदा हो? चल। देयर ऑफिस आर नॉन करंट एसेट बट हाउसेज आर सेल्स आर, जो वो घर बना बनाकर बेच रहा है वो उसके लिए इन्वेंट्री है, और जो ऑफिस है वो उसके लिए नॉन करंट एसेट है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में वो कहता है हाँ, बाकी वो बात आ गई इममटेरियल चीजों की। वो कहता है इममटेरियल चीजें हैं, चाहे उनकी लाइफ कम है या ज्यादा है, जैसे कि स्टेशनरी के बारे में हमने एग्जांपल दी थी मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट में, जैसे कैलकुलेटर
इनकी लाइफ आपकी मोर देन 1 ईयर है, लेकिन फिर भी आप इसको एक्सपेंस में लिखते हो, नॉन करंट एसेट में लिखते हो। हमने कुछ एग्जांपल लिखवाई थी, कैलकुलेटर, स्टेपलर, डस्टबिन और स्केल, ये सारे पेपर कटर, पेपर पंचर, ये सारे जो हैं वो सारे किस में कहलाते हैं, इनकी लाइफ मोर देन 1 ईयर है, बट इमटेरियल कॉन्सेप्ट की वजह से इसको नॉन करंट एसेट नहीं लिखते। पढ़ लें फिर, immaterial items are not recognized as non-current asset even if they meet the definition criteria। कहता है चाहे ये डेफिनेशन क्राइटेरिया पूरा भी कर रहे हैं, मोर देन 1 ईयर भी हैं, टेंजिबल भी हैं, ऑफिस में इस्तेमाल भी हो रहे हैं, फिर भी आप इसको, जैसे कैलकुलेटर और स्टेपलर। यहां तक ये बात, ये पैराग्राफ ओके हो गया। फिर उसने कुछ एग्जांपल दिए हैं, कहता है बताओ कि ये पीपीई में आएंगे, यस या नो में आंसर देना है। सबसे पहले स्मॉल टूल्स एंड सेपरेट पार्ट्स, मैं इसके बारे में लिखवा ही देता हूं, बल्कि कल लिखवाया था, लूज टूल्स, कंज्यूमेबल, याद है ना, उसमें एक्रूवल एंड प्रीपेमेंट्स में मैंने लिखवाया हुआ है। आप क्वेश्चन के अंदर आ जाएं, लूज टूल्स, ऑफिस सप्लाईज, स्टेशनरी, कंज्यूमेबल। अगर ये चीजें आ जाएं तो ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में नहीं लिखते, ये या तो एक्सपेंस है और अगर इनका बिजनेस है तो ये इन्वेंट्री है। तो अगर कंज्यूमेबल, लूज टूल, स्मॉल आइटम्स आ जाएं तो इसको हम नॉन करंट एसेट में नहीं लिखते, चाहे ये डेफिनेशन पूरी कर भी रहे। हाँ, तो ऐसी बात है, अगर अनयूज्ड है फिर तो करंट एसेट में आएगा। हाँ जी, तो स्मॉल टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स, नो, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं। स्टैंड बाय जनरेटर, स्टैंड बाय जनरेटर का पता है? स्टैंड बाय जनरेटर का मतलब होता है कि लाइट चली जाए तो जनरेटर पड़ा हो, इस्तेमाल करने के लिए रखा हुआ है, बैकअप के लिए रखा हुआ है, और लाइफ उसकी क्या है? तो क्या जनरेटर हमारा नॉन करंट एसेट पीपी है? अच्छा, एक जनरेटर मैंने रखा हुआ है रेंट पे देने के लिए, रेंट पे देने के लिए जनरेटर रखा हुआ है, वो भी मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ही है। रेंटल टू अदर, वो जो लैंड एंड बिल्डिंग। अब ऐसा करें, डेफिनेशन पे वापस चले जाए, आ जाए, ये डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, रेंटल टू अदर। आप छोड़ दे लैंड एंड बिल्डिंग को, जो चीज आपने रेंटल टू अदर के लिए भी रखी हुई है और उसकी मोर देन 1 ईयर लाइफ है, तो वो भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। आप छोड़ दे लैंड एंड बिल्डिंग को, दिमाग से निकाल दे। क्या वो बेच नहीं रहे, रेंट दे रहे हैं। किस जनरेटर, प्रॉफिट ले रहा किसकी बात कर रहे? जनरेटर को बेचने के लिए रखा हो है, रेंट पे दे रहा है, उससे प्रॉफिट ले रहा है, रेंट ले रहा है ना, तो स्टैंडर्ड कहता है ये आपका पीपी है, जनरेटर आपको वापस आ जाएगा। वालेकुम सर। वालेकुम। फिर कैसे इन्वेंट्री हो जाएगी? इन्वेंट्री की डेफिनेशन क्या है बच्चों? इन्वेंट्री की डेफिनेशन क्या है? काम ही रेंट पे देना है, तो जितनी चीज उसकी रेंट के लिए पई है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। अगर उसका गाड़ियों का बिजनेस है, गाड़ियां बेच नहीं रहा, वो रेंट पे दे रहे, गाड़ी वापस ले लेता है, उसकी इन्वेंट्री होगी नहीं। फिर हर बिजनेस की इन्वेंट्री होना थोड़ी होता है। अब अगर मैं इस कॉलेज की बात करूं तो अगर इस कॉलेज में अगर किसी को इन्वेंट्री का नाम दूंगा ना तो वो आप लोग, अगर इन्वेंट्री का नाम, लेकिन ये क्या है, सर्विस है, तो हर चीज का इन्वेंट्री होना जरूरी। तो याद रखें, यहां पर तो फंसाता है वो स्टैंडर्ड में, उसका काम ही चाहे रेंट पे देना है गाड़ियां, तो गाड़ियां सारी किस में आएंगी? नॉन करंट एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। लिखा हुआ रेंटल टू अदर, तो अच्छा रेंटल टू अदर को फिर किस मीनिंग में ले जाओगे? और जिस बंदे का काम होता है ना वही बंदा रेंट पे देता है। अब सपोज हम चले जाते हैं, एक ऑफिस में जाते हैं, यहाँ किसी ऑफिस में चले जाते हैं, कहते यार ये फर्नीचर मुझे ना रेंट पे दे दे, मैं 2 दिन बाद आपको दे दूंगा। वो कहता पागल हो आप, मेरा काम थोड़ी है रेंट पे देना। और रेंट पे वही लोग देते हैं जिनका काम ही रेंट पे देना है। ये नहीं कि किसी के पास चले जाए उनको जी आप रेंट पे दे दे, नीचे प्रिंसिपल है हम कहेंगे जी गाड़ी दे दे 2 दिन रेंट के लिए,
ऐसा नहीं होता, जो रेंटल के लिए है तो उसका काम ही रेंटल पे है, तो वो जो रेंट पे दे रहा है ना, अगर उसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर है, वो आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। तो ना हो, डेफिनेशन में क्या रेंटल टू अदर नहीं आ रहा, तो फिर वो डेफिनेशन पूरी कर है। यूज क्या है, या प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रहा हो, या एडमिनिस्ट्रेटिव में इस्तेमाल हो, रेंटल टू अदर हो, गुड्स की सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, वो सारे पीपीई है, तो वो डेफिनेशन पूरी तो कर रहा है, वो इस्तेमाल में हो या ना हो। सिर्फ जैसे 2 बिल्डिंग्स बनी है, जैसे फुल बिल्डिंग्स के और छोड़ दो उसको, बिल्डिंग के महीने में ना हो, कोई और उसने 2 गाड़ी रखी हुई है, एक अपने इस्तेमाल में है, एक उसने इस्तेमाल में रखी हुई है, रेंट पे देता है, तो दोनों नॉन करंट एसेट है, दोनों प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, लेकिन होने बिजनेस के लिए चाहिए, बिजनेस के इस्तेमाल में है, एक बिजनेस ने रेंट पे दिया हो, क्योंकि पर्सनल चीजें तो पर्सनल में चली जाती हैं ना। उसके बाद ऑफिस बिल्डिंग, यस, ट्रेडमार्क, ये नॉन करंट एसेट है बट पीपीई नहीं है। ऑफिस प्रिंटर है। A plot of land for resale, a plot for land for, ये इन्वेंट्री में आ जाएगा। फैक्ट्री इंक्लूडिंग बिल्डिंग एंड मशीनरी, फैक्ट्री की लैंड बिल्डिंग वो सारा प्रोडक्शन पर्पज में चल जाता है। अब बस फॉर पिक एंड ड्रॉप ऑफ स्टाफ ऑफिस, स्टाफ मेंबर के लोगों को पिक एंड ड्रॉप के लिए व्हीकल है। जनरेटर गिवन टू अनदर एंटिटी ऑन रेंट, आ गया ना। अब अगर ये सिर्फ, मैं फिर डर रहा हूं बताते हुए, आप ना चीजें मिक्स कर जाते हो, लैंड और बिल्डिंग रेंट पे हो तो वो पीपी नहीं होता, बाकी सब कुछ लाइफ अगर उसकी मोर देन 1 ईयर है और अगर आप उसको रेंट पे देते हो तो वो भी आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। इन सब के लिए मोर देन 1 ईयर होना जरूरी है, सब के लिए मोर देन 1 ईयर होना जरूरी। डन। ऑफिस प्रिंटर का वो कहते हैं अनलेस इमटेरियल, कि अगर इमटेरियल होगा मतलब कोई छोटी मोटी खर्च यानी है कोई, क्योंकि आजकल आपको पता है जो प्रिंटर होता है ना वो पॉकेट साइज प्रिंटर भी आए हुए हैं, वो ऐसे छोटे से, तो वो तो इमटेरियल सी बात है। तो उसको जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे पास कैलकुलेटर है, तो वो ऑफिस में इस्तेमाल तो होता है बट इमटेरियल है। बड़े प्रिंटर हैं जिनकी कॉस्ट 15-20 हजार, आप तो उसकी कॉस्ट भी ज्यादा हो गई है, तो अच्छे प्रिंटर है। अगर छोटा मोटा कोई प्रिंटर है जिसकी कॉस्ट 1000, 1500, 2000 है, वो इमटेरियल हो जाएगा। हाँ सबसे ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात समझ लगी। इन्वेंट्री से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, करंट नॉन करंट से पता चल गया, ये सारी चीजें ओके हैं। मतलब यहां तक जो हमने पढ़ा ये आप दोबारा अगर पढ़ोगे तो समझ लग जाएगी कि किताब आपसे क्या बात कर रही है। अब आगे चलते हैं, अगली बात आ जाती है मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मेजरमेंट का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है। अमाउंट के साथ किस अमाउंट पे हमने अपना एसेट्स को लिखना है। आप खरीद के आ रहे हो, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी वो इन्वेंट्री का मसला है। ये है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आपने इनिशियल मेजरमेंट कहां पे करनी है जी? इनिशियल मेजरमेंट, इनिशियल मेजरमेंट को ये भी बोलते हैं मेजरमेंट एट इनिशियल रिकॉग्निशन, क्योंकि रिकॉग्निशन का ताल्लुक और होता है, मेजरमेंट और कहते हैं। फिर उसके बाद है सबसीक्वेंट मेजरमेंट, इनिशियल मेजरमेंट का मतलब है जब एसेट खरीद के लाओगे तो उसको किस पे लिखोगे? एट कॉस्ट, एट कॉस्ट। उसके बाद ये आपके पास पता नहीं कितने साल रहेगा, तो तब किस पे लिखोगे? इन्वेंट्री को लिखते होते थे क्लोजिंग स्टॉक को, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड वो भी सबसीक्वेंट है। लेकिन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को लिखने के दो तरीके हैं, कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल।
मेजरमेंट का मतलब आपने अपनी इन्वेंट्री को किस अमाउंट पे लिखना है, जब खरीद के लाओगे तब किस पे लिखोगे, कॉस्ट पे, और उसके बाद जब आपके पास पड़ा होगा तो किस पे लिखोगे, कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल। ये जो कॉस्ट मॉडल है ये आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आता है, मतलब आप लिखते हो कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, याद है? Yes. जब एसेट आपके पास पड़ा हो और डेप्रिशिएट हो रहा हो तो उसको नेट करके लिखना है, उसको नेट बुक वैल्यू उसको बोलते हैं, नेट बुक वैल्यू पे लिखना है। रीवैल्यूएशन मॉडल हमारे सिलेबस में नहीं, इसलिए इसको मैं क्रॉस कर, कॉस्ट मॉडल हमारे सिलेबस में है, रीवैल्यूएशन मॉडल हमारे सिलेबस में नहीं। तो आज हमने सीखना है इनिशियल रिकॉग्निशन। इनिशियल रिकॉग्निशन किस वैल्यू पे होती है, अब आपको पता है कॉस्ट नहीं होती जिसके पे खरीद क्या उस पे लिख दे, कॉस्ट में तो नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड होते हैं, तो याद है ना थोड़ा सा इन्वेंट्री वाला। तो जनाब सबसे पहले तो कुछ बातें मैं आपको लिखवा देता हूं, फिर आई कैप की बुक से रीडिंग भी करें। आई कैप की बुक के अंदर जो रीडिंग करते हैं ना वो थोड़ा सा छोटा सा लिखा हुआ है, बट ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, लेकिन हमने सारा कॉन्सेप्ट सीख के थोड़ी कुछ करना है, क्योंकि अगर अभी हमने सीख लिया तो फिर आगे जाकर बोर हो जाए। यहां पर बस उतना सीखते हैं जो आपको जरूरत है, ठीक है? बट अगर आप मेरा पिछला कोई लेक्चर इंट्रो का उठाकर देखोगे उस पर मैंने सारा पढ़ाया कि कॉस्ट का कॉन्सेप्ट पूरे 2 दिन का कॉन्सेप्ट है अगर हम कंप्लीट पढ़ेंगे, बट हम सिर्फ उतना पढ़ लेते हैं जितना हमारे सिलेबस में। अब कहता है कॉस्ट क्या है, वो कहता है सबसे पहले कॉस्ट है परचेज प्राइस उसकी। क्या है कॉस्ट उसकी, परचेज प्राइस, या जिसको आप क्या कह सकते हो, लिस्ट प्राइस, या क्या कह सकते हो, मार्क्ड प्राइस। मतलब जो मशीन के ऊपर प्रिंटेड है उसमें से लेस कर देना डिस्काउंट एंड रिबेट्स, उसमें ऐड कर देना नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, या इसे क्या बोलते हैं, अनएडजस्टेबल टैक्सेस। आप मशीन खरीद के आ रहे हो और उसमें आपने लिस्ट प्राइस परचेज प्राइस में डिस्काउंट अगर लिया है तो वो माइनस कर देना, ट्रेड कोई भी डिस्काउंट है, और अगर रिबेट है माइनस कर देना, और नॉन रिफंडेबल टैक्सेस अगर पहले ऐड हुए हैं तो ठीक है, नहीं और ऐड हुए तो हम ऐड कर देंगे। और उसके बाद और क्या ऐड करते हैं, ऑल, जो लफ्ज है ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, जो वर्डिंग है उसके पर जाते हैं, ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस कंपल्सरी फॉर bringing them into present location and condition for use, ready for use। अंग्रेजी टूटी फूटी है, मतलब एक ही है। वो तमाम खर्चे जो बिल्डिंग जो एसेट्स को इस्तेमाल करने के काबिल बनाते हैं, वो सारे के सारे खर्चे उस एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे वो कौन से खर्चे हैं, अगर आप एक मशीन प्लांट खरीद के आ रहे हो, अब वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल की बात करने लगा हूं, आपने प्लांट खरीद के आए, उसकी परचेज प्राइस डिस्काउंट है तो माइनस किया, और अगर टैक्सेस है तो वो ऐड कर दिए। उसके बाद उसके ऊपर आपको इंश्योरेंस देनी पड़ रही है, और ये कौन सी इंश्योरेंस होगी, इंश्योरेंस इन ऐड करोगे। ट्रांसपोर्ट का खर्चा आ गया,
जिसे आप ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्ट, कैरेज, कुछ भी नाम दे सकते हो। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये भी ऐड करेंगे। उसके बाद इंस्टॉलेशन का खर्चा, इंस्टॉलेशन एंड असेंबली, असेंबली का पता है, असेंबल करना, इकट्ठा करना। मतलब आपका जब बाहर से हम कोई एसिड मंगवाते हैं ना, तो उस बाय पार्ट्स में आता है, उसके हिस्से बने होते हैं। जैसे अगर आपने बाहर से गाड़ी मंगवाई है ना, तो गाड़ी की सूरत में नहीं आएगी, इंजन अलग होगा, टायर्स अलग होंगी, सीट्स अलग होंगी, बॉडी अलग होगी। जब यहां पर पहुंचेगी तो उसको असेंबल करवाया जाएगा, और जो असेंबल करने का खर्चा होगा वो भी एसिड की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। अगर जिस जगह पर आपने लगाना है उसकी आपने साइट प्रिपरेशन करवाई है, साइट प्रिपरेशन, पता चल गया ना साइट प्रिपरेशन का मतलब क्या है, जगह बनाना, उसको उसके लिए जहां पर आपने अपना प्लांट लगाना है, तो वो भी एसिड की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। अच्छा, दो बातें हैं, अगर आपने कोई सेकंड हैंड चीज खरीदी है, उसको इस्तेमाल करने के लिए रिपेयर करवाते हो तो वो ऐड करती हैं। अगर आपकी गलती से उसे कुछ हो गया है, वो ऐड नहीं करते। मतलब आपने उसके यानी उसको रखते हुए मिस हैंडलिंग हो गई है, तो वो जो मिस हैंडलिंग चार्जेस होंगे वो ऐड नहीं करते, हैंडलिंग चार्जेस ऐड करते हैं। हैंडलिंग चार्जेस ऐड करेंगे। यहां पर दूसरी साइड पर लिख ले, जो इसको इग्नोर करते हैं, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे मिस हैंडलिंग चार्जेस ऐड नहीं करते, वो मैं बाद में लिखवा देता हूं, एक ही दफा लिख देंगे, मिस हैंडलिंग चार्जेस ऐड नहीं करते। उसके बाद प्रोफेशनल चार्जेस ऐड करते हैं, प्रोफेशनल चार्जेस। ये जो प्रोफेशनल चार्जेस ये होते हैं कि आपने बाहर से चीज मंगवाई, वहां पर जब आप लोग वहां से लेने गए ना, तो वहां पर आपको पता ही नहीं है किधर जाना है, किस ऑफिस में जाना है, किस से बात करनी है। वहां पर एक बंदा आपको मिला, वो कहता है मैं आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवा के देता हूं। वो एजेंट जो होता है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको क्लियर करवा के देता है, वो खर्चा एसिड की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। फिर आप लेकर आए, अब आपको ये नहीं पता, आपने सपोज आटे की चक्की लगानी है, और ये तो पता है ना, अब आटे की चक्की लगानी है और आपने बिजनेस शुरू करना है। अब आटे की चक्की इंस्टॉल करना थोड़ी आएगी आपको, आपने एक एक्सपर्ट मंगवाया बंदा कि यार ये मुझे ना इंस्टॉल करके दो, करवा के दो सारा कुछ, एक आर्किटेक्चर मंगवाया प्रॉपर, कि वो जो कहता है कि आपने इतनी हाइट होनी चाहिए, इस तरह का काम होना चाहिए, तो वो भी एसिड की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। वो भी प्रोफेशनल चार्जेस के अंदर ही आएगा, कि एक प्रोफेशनल बंदा हायर किया, उसने आपको हेल्प की और उसने अपने फीस चार्ज की, एसिड की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। इनिशियल अडॉप्टेशन कॉस्ट, इनिशियल अडॉप्टेशन कॉस्ट, ये कौन सी होती है, वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने अपने नाम रजिस्टर्ड करवाना है, कोई टैक्स वगैरह उस वक्त आपको पे करना पड़ रहा है, तो वो होते हैं इसके बेसिक ये होते हैं ना, लीगल चार्जेस, लीगल कॉस्ट, उसके बाद एलसी चार्जेस। एलसी चार्जेस का पता है ना, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये हमने पढ़ लिया था ना। मतलब एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट चार्जेस, जब हम बाहर से कोई चीज मंगवाएंगे तो उसमें हमें जो करेंसी वगैरह को कन्वर्ट करने के खर्चे आते हैं, वो भी एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन वगैरह वो इनिशियल अडॉप्टेशन में आ जाती है, रजिस्ट्रेशन करवाने का खर्चा लीगल कॉस्ट है। अच्छा, इसको ऑपरेट करने के लिए गवर्नमेंट से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्या वो एसेट के अंदर ऐड होगा? इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आपके पास ये लाइसेंस होगा तो ये मशीन लगा सकते हो, वरना नहीं लगा सकते। तो क्या वो इसमें ऐड होगा? वो इसमें ऐड नहीं होगा। लाइसेंस हमारा इनटेंजिबल एसेट है, वो इसमें ऐड नहीं होगा। अच्छा, वो ऐड क्यों नहीं होगा, उसकी भी कहानी सुनिए।
इसमें वो खर्चे ऐसे ऐड होंगे जो इसकी जिंदगी के साथ चलेंगे। वो तो वो खत्म, ये खत्म तो ये खर्चे भी खत्म। लाइसेंस जो होता है ना, मिसाल के तौर पर आपने बाइक चलाने के लिए लाइसेंस लिया है, तो अगर आप बाइक बेच दोगे तो क्या लाइसेंस खत्म हो गया? नई बाइक आ जाएगी, वो लाइसेंस उस पर भी चल जाएगा। इसका मतलब है वो कुछ सेपरेट चीज है, उसका एक अपना कंट्रोल है, उसकी एक अपनी लाइफ होती है। आप लाइसेंस लेते हो ना, उसके ऊपर लाइफ लिखी होती है उसकी, कि ये 3 साल बाद रीन्यू करवाना है, 10 साल बाद रीन्यू करवाना है, किसी भी चीज का लाइसेंस हो तो उसकी एक अपनी लाइफ होती है। तो वो कभी भी नॉन कंटेस्टेड में ऐड, वो नॉन कंटेस्टेड होता है बट इनटेंजिबल। उसके बाद इनिशियल टेस्टिंग कॉस्ट, टेस्टिंग कॉस्ट भी उसके अंदर ऐड हो जाएगी कि काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है जब हम। उसके बाद एक डिसमेंटलिंग कॉस्ट आती है, वो डिसमेंटलिंग कॉस्ट कहते हैं किसे? कॉस्ट ऑफ रिमूविंग द एसेट at the end of its useful life। जी, एस्टिमेटेड ऐड कर देते हैं एसेट को। जैसे आपने एक प्लांट लगाया, आपने कहा 10 साल बाद ना, ये 10 साल इसकी लाइफ है, इसके बाद ये खत्म हो जाए, तो 10 साल बाद जो इसको रिमूव करने का खर्चा आएगा, आज एक अंदाजा लगाकर स्टैंडर्ड कहता है वो भी आज ही एसेट की कॉस्ट के अंदर, बस कल को उसके अंदर चेंज आएगा, उसके लिए एक अलग स्टैंडर्ड है कि उसको चेंज आएगा तो कैसे डील करना है, उसकी अलग अकाउंटिंग है। लेकिन फिलहाल हमारे लिए इतना ही है कि जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट है वो एसेट की कॉस्ट में ऐड। अच्छा, ये ना जो मैं लिख रहा हूं ना, मैंने लिखने के बाद फौरन आज ही सुननी है, अभी इसके बाद जैसे जैसे लिखवाता जा रहा हूं, लिखवाने के बाद फिर सारा सुनना है, जो जो पढ़ते जा रहे हैं। पूरे पेज 2 पढ़ने हैं, पेज हमने 2 या 3। हाँ जी, तो पहली बात ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया। वैसे और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, लेकिन अभी सिर्फ इतने ही। अच्छा, जो ऐड नहीं करने ना, वो देख ले, यहां से इनके सामने लिखते जाते हैं। जो नॉर्मल इंश्योरेंस है वो ऐड नहीं करते। जिस इंश्योरेंस के साथ इन ट्रांजिट या ट्रैवलिंग इंश्योरेंस या ड्यूरिंग ट्रैवलिंग इंश्योरेंस ना लिखा हो, वो इंश्योरेंस ऐड नहीं करते। मशीनरी के चोरी ना हो जाए बाद में, वो इंश्योरेंस ऐड नहीं करते। इंश्योरेंस सिर्फ कौन सी ऐड होती है? ट्रैवलिंग के दौरान जो इंश्योरेंस होती है। बस ये बात लिख लो, इंश्योरेंस सिर्फ कौन सी ऐड होती है? जो ट्रैवलिंग के दौरान। ठीक है, बल्कि इससे भी ऊपर जाते हैं, रिफंडेबल टैक्सेस ऐड नहीं होंगे। रिफंडेबल टैक्सेस ऐड नहीं, अगर ऐड है तो निकाल देंगे, और अगर अलग से पड़े हुए हैं तो इग्नोर कर देंगे। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऐड होगी, इंस्टॉलेशन एंड असेंबली, साइट प्रिपरेशन, हैंडलिंग चार्जेस ऐड होंगे, मिस हैंडलिंग चार्जेस ऐड नहीं होंगे। मिस हैंडलिंग चार्जेस क्या होते हैं कि अगर आपकी कुताही की वजह से एसेट में कोई टूट फूट हो गई है तो वो एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। नहीं, वो अदर एक्सपेंस में चला जाएगा, कैपिटल नहीं होगा। मिस हैंडलिंग से मैं मुराद बता देता हूं। आप मशीन लेकर आ रहे थे, मशीन के ऊपर ना कोई गिलास इस्तेमाल होता था, तो रखते हुए गिलास टूट गया और उसकी कीमत थी 50,000। अब आप नया गिलास लगवाओगे तो जो नया गिलास लगवाने पे 50,000 का खर्चा आएगा ना, वो एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करोगे, क्योंकि वो हमारी कुताही की वजह से। हैंडलिंग क्या होता है? अच्छा, हैंडलिंग चार्जेस से क्या मुराद है? सपोज दैट आप ना एलईडी घर लेकर आना चाह रहे, आपने यहां से कोई 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के फासले से एक एलईडी लेनी है। अब जब एलईडी लेने आ रहे होंगे तो क्या एलईडी ऐसे उठाकर आओगे या उसके बाहर कोई बाहर एक कार्टन लगाओगे, उसके अंदर वो सी फोम टाइप लगाओगे कि ताकि कहीं खराब ना हो जाए? तो वो उसको जो उसके ऊपर खर्चा कर रहे हो ना लाने के लिए कि वो खराब ना हो जाए, हालांकि वो एलईडी के लिए कंपल्सरी तो नहीं है, लेकिन वो हैंडलिंग चार्जेस जरूर है कि रास्ते में कोई चीज खराब ना हो जाए, वो ऐड करते हैं। खराब हो, हमारी कुताही की वजह से खराब हो जाती है तो वो मिस हैंडलिंग में आ जाता है।
ठीक होगी बात। उसके बाद स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट कभी ऐड नहीं होगी। अब ये स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट क्या होती है? मशीन को चलाने के लिए आपने अपना स्टाफ ट्रेन करवाया, अब ये भी उस बंदे की स्किल्स होती हैं, वो जो बंदे को ट्रेन करवाया है ना, वो बंदे की स्किल्स होती हैं, ना कि एसेट की कॉस्ट में ऐड करवा दो। तो वो कहता है जी मशीन खरीदी है, मशीन को चलाने वाला कोई बंदा ही नहीं है, तो अब उसको चलाने के लिए अगर बंदे ट्रेन करवाओगे तो उसके ट्रेनिंग पे जो खर्चा आएगा वो एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करो, सॉरी एक्सपेंस बन जाएगा। उसके बाद इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस भी ऐड नहीं करते। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, ये क्या होते हैं इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस? इनिशियल और शुरू में जब हमने एसेट्स इस्तेमाल करना शुरू किया, हो सकता है हमें अभी चलाना नहीं आता सही, लॉस हो सकता है अभी उसकी डिमांड इतनी नहीं है, हो सकता है वो लेस कैपेसिटी पे इस्तेमाल हो रहा हो। इसकी एग्जांपल देता हूं, सपोज दैट जमान ने गाड़ी चलाना शुरू कर दी उबर पे, इन ड्राइव में, फिर ये भी लोगों को कहेगा कि मैं भी सीए फाइनलिस्ट हूं। हाँ जी, तो अगर ये गाड़ी चलाता है, सपोज दैट ये अपने घर से कॉलेज तक आता है, ये कहता है कि अच्छा ऐसा करता हूं कि अपना भी खर्चा निकल जाएगा। अब घर से यहां तक आने का इसका जो खर्चा होता है, सपोज दैट वो होता है 500 रुपए, अज्यूम करते हैं। अब ये एक सवारी वहां से लेता है, शुरू में तो किसी को पता ही नहीं होता ना कि ये उबर भी चलाता है या इन ड्राइव पे गाड़ी चलाता है, तो इसको सिर्फ एक सवारी मिलती और उससे ये पैसे कितने चार्ज करता है? 200 रुपए। अब अगर ये गाड़ी लेकर आता है कॉलेज में तो 200 इसका रेवेन्यू बना, 500 इसका खर्चा हुआ, तो इसको लॉस हुआ। क्यों लॉस हुआ? क्योंकि सवारी सिर्फ एक थी, कैपेसिटी पूरी यूटिलाइज नहीं। अगर ये डेली बेस पे 4 सवारियां लेकर आता है और हर बंदे को कितना चार्ज कर रहा है? 200, तो इसको कितना मिलेगा? 800। खर्चा कितना हो रहा है? 500। इसका मतलब है आप उसको बेनिफिट होना शुरू हो गया। तो अगर लेस कैपेसिटी इस्तेमाल करने की वजह से आपके नॉन कट एसेट के ऊपर आपको लॉसेज आ रहे हैं, तो वो एसेट की कॉस्ट में नहीं ऐड होगा, वो किधर जाएंगे? एसओपीएल में जाएंगे, उसी साल एक्सपेंस में चले जाएंगे। आपको पता है जो एसेट की कॉस्ट में चीज ऐड होती है वो नॉन कट एसेट में ऐड हो रही है, और नॉन कट एसेट भी एक्सपेंस में लिखते होते हैं, लेकिन ओवर द यूजफुल लाइफ। बाकी जो एक्सपेंस है इनको अलग अलग क्यों कर रहे हैं? जो बाकी खर्चे हैं उसी दिन एक्सपेंस में चले जाएंगे, उसी साल एक्सपेंसेस में चले जाएंगे, वो होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जो नॉन कट एसेट में ऐड हो जाते हैं वो भी एक्सपेंस में जाते हैं, बट ओवर द यूजफुल लाइफ, थोड़े थोड़े करके लाइफ पर डिवाइड होंगे। वो 10 सालों पे एलोकेट होंगे, 5 सालों पे एलोकेट होंगे। इन्वेंट्री को कब एक्सपेंस में लिखते हैं? जब वो बिकती है, जब वो राइट डाउन होती है। और अगर कोई इन्वेंट्री किसी नॉन कट एसेट में इस्तेमाल हो जाए तो भी फिर ओवर द लाइफ एक्सपेंस में जाती है। ये बात ना किसी ने ग्रुप में भी पूछी थी, अब मैं उसको समझा तो नहीं सका, तो शायद अब अगर ये दोबारा वो लेक्चर सुनेगा तो उसको पता चल जाएगा कि जो इन्वेंट्री के अंदर इन्वेंट्री कोई नॉन कट एसेट पे एलोकेट होती है ना, इसका मतलब है अब वो एक्सपेंस में कैसे लिखेंगे? ओवर द लाइफ। ओवर द लाइफ का मतलब क्या है? आपके 10 रुपए खर्चे हुए हैं और आपने कहा जी उससे बेनिफिट आना है 5 साल पे, तो आप उसको 5 पे डिवाइड करोगे, 2 रुपए आ गए, और हर साल 2-2 रुपए एक्सपेंस में लिखोगे, 10 रुपए 5 सालों पे एलोकेट हो। ठीक होगी बात? डेप्रिसिएशन हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे सारे नॉन करंट एसेट्स होते हैं। जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, सारे जितने नॉन करंट एसेट्स हैं, क्योंकि उनको हमने ओवर द लाइफ, यूजफुल लाइफ एलोकेट करना होता है। यहां पर इन दोनों में ये इनिशियल अडॉप्टेशन का तो पता है ना, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस का मतलब है जब शुरू में हम अपने एसेट का इस्तेमाल में लाएंगे। ऑपरेटिंग लॉसेस तो सारे के सारे होते ही एक्सपेंस में है,
बट इनिशियल जब शुरू में लोग ना परेशान हो जाते हैं कि हो सकता है कि ये लॉसेस ऐड ना करने हो, तो ये भी ऐड नहीं करते। उसके बाद टेस्टिंग कॉस्ट ऐड होती है, बट टेस्टिंग कॉस्ट से अगर आप लोग नेट सेल प्रोसीड कर लो, नेट सेल प्रोसीड, ये मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये आगे FR1 की बात है। नेट सेल्स प्रोसीड से मतलब मैं बता देता हूं। इनिशियल टेस्टिंग कॉस्ट का मतलब पता है, Yes. और शुरू में टेस्ट करोगे ना, Yes. मिसाल के तौर पर आप लोग इस पेन की एक प्लांट लगाया जिससे ये पेन बनता है, ठीक है, आपने इनिशियल टेस्ट किया तो पेन नहीं बनाओगे ना, आपने पेन बना लिए 10, सही बन गए, अब उनको क्या करोगे, बेचोगे, बन गए ना, तो बेचोगे। उसको बेचने पे खर्चा आया या उसको सेल करके जो पैसे मिले उसको आपने एसेट की कॉस्ट में नहीं करना। नेट सेल प्रोसीड का क्या मतलब है, सपोज आपने 10 पेन बनाए, उसके सेल करने पे खर्चा आएगा और उससे जो सेल करके पैसे आएंगे उन सबको एसेट की कॉस्ट में प्लस माइनस इनिशियल टेस्टिंग कॉस्ट वो ऐड होगी, बट उससे जो पेन बन चुका है और इस पेन को अब बेचने के लिए जो खर्चे आ रहे हैं वो एसेट की कॉस्ट में ऐड, वो क्या कहलाएंगे, सेल और कॉस्ट ऑफ सेल, वो क्या कहलाएंगे, सेल और कॉस्ट ऑफ सेल, वो SOPL में जाएंगे। हाँ गुड, पेन इन्वेंट्री था। अब जब आपने मशीन बनाई ना, तो इसको बनाने के लिए जो मशीन इस्तेमाल हुई अभी आप पढ़ के आए वो नॉन कट एसेट होता है। अब ये पेन बना, अब पहले स्टैंडर्ड में क्या होता था 2022 से पहले, वो कहता है जब आप इनिशियल टेस्ट करने पे ये पेन बनाते हो ना, अगर ये पेन बनाकर आपने 100 रुपए का बेच दिया और बेचने पे आपको खर्चा भी आ गया कुछ, तो इसको नेट करके ना एसेट की कॉस्ट में प्लस माइनस कर देते थे। ये 2022 से पहले के स्टैंडर्ड में यही था, वो IAS 16 का ही स्टैंडर्ड था। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो इन्वेंट्री है तो इसको एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करना चाहिए। तब 2022 के बाद उन्होंने इसको अलग कर दिया कि इनिशियल टेस्टिंग के दौरान अगर कोई ट्रायल प्रोडक्शन होती है उसकी जो नेट सेल प्रोसीड होगी वो एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं। क्लियर होगी बात, आगे चलते हैं। डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी ऐड होगी। अब एक दो और मैं बता देता हूं जो एसेट की कॉस्ट के अंदर ऐड नहीं होते, ये आपने बात साफ सुथरा खुद ही लिख लेना जाकर। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऐड नहीं होते, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस ऐड नहीं होते। क्यों नहीं होते वो भी सुन, एक्सेप्शन सुन ले। अगर कोई नॉन करंट एसेट आपने सेकंड हैंड खरीदा, उसको इस्तेमाल करने से पहले रिपेयर करवाया, वो ऐड होगा। बट अपना एसेट जो इस्तेमाल हो रहा है उसको आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाते रहे हो, वो एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगी। सेल प्रमोशन कॉस्ट कभी ऐड नहीं होगी, सेल प्रमोशन कॉस्ट ऐड। आप कहते हो जनाब मैंने एक नई मशीन खरीदी है, उससे ये पेन बनता है, ये ब्लैक बनता है, पहले ब्लैक थे ही नहीं। आप एक एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, अपनी चीजों की एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, चाहे अपनी मशीन की भी एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, तो वो भी सेल प्रमोशन कॉस्ट एडवर्टीजमेंट को कहते हैं। जैसे हॉस्पिटल्स में आप बोलते हैं हमारे पास ये मशीन, हाँ, उस मशीन के लिए जो एडवर्टीजमेंट हो रही है वो एसेट की कॉस्ट के अंदर ऐड नहीं होगी। उसके बाद जर्नल, सेलिंग, एडमिन, ओवरहेड कोई भी ऐड नहीं होगा। जर्नल, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी ओवरहेड ऐड नहीं होगा। ठीक होगी बात। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात, ये सारी बातें ऑलमोस्ट हो ही गई हैं, FR1 वाली भी हो ही गई हैं ऑलमोस्ट। एक होता है दो बातें, एक होता है रीलोकेशन करना। रीलोकेशन का मतलब क्या है, हमने अपना प्लांट इंस्टॉल करवाया, घर में मुर्शिद आया, कहता है कि ये तो आपने गलत जगह पर प्लांट इंस्टॉल कर दिया, इधर तो होता ही नहीं है, ये तो गुनाह होता है इधर। तो अब आपने इसको रीलोकेट किया मुर्शिद के कहने पे, वो जो रीलोकेशन पे वहां से फिर रिमूव करके नई जगह पर इंस्टॉल करने के खर्चे आएंगे, वो फिर मुर्शिद की जेब से लो। और जो आपने मुर्शिद को पैसे दिए हैं आने पे, मुर्शिद को भी पैसे दिए जाते हैं, कहते हैं ना मुर्शिद के पास जाओ भी तो देकर आओ, और वो आपके पास आता है तो भी लेके जाता है।
तो ये जो रीलोकेशन कॉस्ट है वो भी एसेट की कॉस्ट के अंदर ऐड। अब बातें बड़ी इंटरेस्टिंग है। हुआ ये रीलोकेशन की समय लग गई है जी। करने से पहले जो डिसमेंटलिंग डिसमेंटलिंग होती है एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, अभी उसकी लाइफ खत्म नहीं हुई। अब अगली बात सुने, आपने इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद ना एक रिवाज होता है हमारे यहाँ 2-3 देगे बना देना। अब उसका खर्चा एसेट की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए नहीं ऐड होगा। इसे अंग्रेजी वाला क्या बोलता है, ओपनिंग सेरेमनी। ओपनिंग सेरेमनी पे अगर आपने कोई पार्टी पुर्टी की है तो वो एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं। उसके बाद एक और बात, रीलोकेशन की समय लग गई, उसके बाद ओपनिंग सेरेमनी का पता चल गया, लिखना है तो लिख लो। ये सारे मैं लिख रहा हूं जो इग्नोर करने हैं। और मजे की बात बताओ, मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट ना सीए फाइनल के अंदर आया था। जब मैं सीए फाइनल का एग्जाम दे रहा था ना, पेपर में ये सवाल आया कि एक हमारा छोटा छोटा अकाउंटेंट बन के आया है, वो पहले इनड्राइव चलाता था, अब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया पूरा। अब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद ना उसने क्या किया कि एक रीलोकेशन कॉस्ट थी, उसने एसेट के कॉस्ट के अंदर ऐड कर दी। आप इसके ऊपर कमेंट्स करो। अब सिंपल ये करना था कि रीलोकेशन कॉस्ट उसने गलत किया है, उसको ऐड नहीं करना चाहिए था। अब उसको रिवर्स कर देंगे। उसने एसेट को डेबिट कर दिया था, ऐड करने का मतलब डेबिट कर देना, और हमने क्या कर देना उसको रिवर्स कर देना। ठीक है, रीलोकेशन कॉस्ट। अब इंस्टॉल हो गया है ना, इंस्टॉल रेडी फॉर यूज है ना। अगर रेडी फॉर यूज है ना तो रेडी फॉर यूज तक जो एसेट के अंदर एक्सपेंसेस आए हैं ना वो ऐड करते हैं। अब वो रेडी फॉर यूज है तो मतलब अब आपका एसेट ओके है। अगर मुर्शिद आ गया, वो कहता है कि जनाब ये होता है, 2-3 बातें तो मैं आपको जो जनरल बताता हूं वो एक पहली बात तो ये है कि लोग ना अपने घरों का जो रुख होता है ना, दरवाजों का रुख देहातों में, या वो शुमाल की तरफ रखते हैं या सॉरी जनूब की तरफ, हाँ मतलब दरवाजे जनूब की तरफ रखते हैं, या वो रखते हैं यानी अपोजिट मशरिक की तरफ। अब उनके यहाँ एक कहना होता है कि जनाब अगर आपने दूसरी साइड पर रखे तो रिस्क नहीं आता। ये कंसेप्ट है उनका कि अगर आप लोगों ने अदरवाइज, हालांकि किसी ने मना करने के लिए कहा है, होता यह है कि काम बिल्कुल ठीक है। अगर आपने अपोजिट साइड पर रखते हो ना तो रात को जब सूरज गरूब होने लगता है ना, उस साइड पर अगर दरवाजा ना तो हब्बस हो जाती है, वो घर गर्म हो जाते हैं, वो इस तरह से, वो एक वजह है। लेकिन लोग क्या कहते हैं कि अगर उस साइड पर करोगे तो रिस्क नहीं आता। अब मेरे चाचू ने घर बनाया तो उसने ऐसा किया कि उसने अपोजिट साइड पे रख दिया, जहां मुर्शिद जो भी पीर आते थे ना वो सारे यही कहते थे आपने तो जुल्म कर दिया। अब बेचारे चाचू के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो दरवाजा वहां से खत्म करके किसी और जगह पर लगाए, और अभी तक वैसे ही है तो माशाल्लाह ठीक है, रिस्क जितना पहले आ रहा था उतना आ ही रहा है। एक और कॉन्सेप्ट है, जब हमारे घरों में वॉशरूम बनाए जाते हैं ना तो कहते हैं कि वॉशरूम में जब बैठा जाए ना तो जो बंदे का रुख है ना वो काबे की तरफ नहीं होना चाहिए और शुमाल की तरफ नहीं होना चाहिए। आपने 99% पाकिस्तानियों के अंदर जितने भी वॉशरूम देखे होंगे ना, वो जहां पर वो बैठते हैं ना तो काबा की तरफ रुख नहीं आता और शुमाल की तरफ भी रहता है, क्योंकि शुमाल की तरफ वो कहते हैं कुतुब, वो उसका एक कॉन्सेप्ट है, तो इस वजह से वो नहीं आते। और मैंने कई देखे हैं कि उन्होंने पहले बना के बाद में उसको रिमूव भी किया है, खत्म करके उन्होंने सही भी किया। जो मर्जी किया, रीलोकेशन ऐड नहीं करते, वो पहले एक दफा जो खर्चे हो गए ना वही ऐड होंगे। उसके बाद एक और लास्ट ऐसा होता है कि सपोज दैट मैं इसकी व्हीकल की एग्जांपल दूंगा, आपको जल्दी समझ लगते। सपोज दैट ज़मान चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, बना लेते हैं। अब इसने गाड़ी भी ले ली, अब पहला चार्टर्ड अकाउंटेंट था अपने इलाके का, इसने अब ये कहता है कि शरीकों को पता चलना चाहिए। अब इसने ना अपनी गाड़ी पे एक स्पेशल टाइप का हार्न लगवाया, एक होता है कि नॉर्मल, इसने स्पेशल टाइप का हार्न लगाया कि जब भी जाए तो शरीकों के घर के सामने पा पा करते हैं। बम्पर भी चेंज करवाए, पीछे इसने ये भी लिखवा दिया पप्पू याद तंग ना कर। ये जो सारी चीजें जो एक्स्ट्रा आ रही हैं ये एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होती।
अगर आप, क्योंकि ये उस गाड़ी को चलाने के लिए कंपल्सरी नहीं है, ये एक्स्ट्रा फैसिलिटी, ऐसी कोई भी फैसिलिटी जिससे एसेट की अपनी लाइफ या एफिशिएंसी पे फर्क ना पड़े, वो एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होता। एसेट की लाइफ या एफिशिएंसी में, यानी आप कोई उसके ऊपर खर्चा करते हो, उसकी लाइफ या एफिशिएंसी में इजाफा हो जाता है तो वो ऐड हो। और अगर उसकी लाइफ और एफिशिएंसी में फर्क नहीं पड़ता, बस आपकी सेटिस्फैक्शन है या जो भी है, तो वो एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करता। ये बहुत ज्यादा हमने पढ़ लिया, इतना ज्यादा आपका था नहीं, अब वो बातों बातों में पढ़ा गया। मशीन ली है जी, हमने उसके अंदर थोड़े काम करवा के उसकी एफिशिएंसी बढ़ा दी, वो ऐड कर, और एफिशिएंसी भी सिग्निफिकेंट चेंज हो तो वो बाद में हमने देखना है, ये आगे है हमारा सिलेबस में, अगला ही कॉन्सेप्ट है, पहले इसको खत्म कर लेते हैं। अच्छा, अब आ जाओ आपकी किताब के हिसाब से देखते हैं कि आपकी किताब ने बहुत छोटा सा लिखा है और चैप्टर नंबर 1 के साथ लिंक बनाकर लिखा है। अब जाहिर सी बात है, जो मैंने इसका बाद में शुरू किया था, तो चैप्टर नंबर 1 हमने एंड पे रख दिया रिवीजन के लिए, और आज ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल खत्म हो जाएगा। न्यूमेरिकली हमने 2 दिन लगाने हैं इसके ऊपर, या 3 दिन मैक्सिमम लगा देंगे। मेजरमेंट एट, ये होगी इनिशियल मेजरमेंट। जो बातें हमने सीखी है ना, अब उनका लिंक बनवाते हैं। आइटम ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट आर इनिशियली मेजर्ड एट, मिल गया लफ्ज हमारा। Therefore, the concept of distinguishing between capital expenditure from revenue expenditure is important here. कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एसओपीएल में लिखेंगे। ये चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ के आए हुए हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिसका बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर तक आए। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर मेड टू एक्वायर या इंप्रूव लॉन्ग टर्म एसेट। ये आपके एमसीक्यू छुपे पड़े हैं इसके अंदर। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? जो आपके लॉन्ग टर्म एसेट को एक्वायर करने के लिए या उसको इंप्रूव करने के लिए आते हैं। अभी जो हमने एफिशिएंसी की बात की, आगे दैट आर यूज्ड बाय द बिजनेस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज डे बाय डे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जैसे गाड़ी में आप फ्यूल डलवाते हो ना रोजाना, हर 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद फॉर एग्जांपल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस या सैलरीज वगैरह, ये हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। और ऐसे खर्चे जो हमारे नॉन करंट एसेट्स को इंप्रूव या खरीदने के लिए आते हैं, वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होते हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ जी, अगर सेकंड हैंड को रिपेयर करवा रहे हो ना, वो तो पहली दफा करवा रहे हो, वो कॉस्ट में ऐड हो। लेकिन नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो होता है ना, वो नहीं है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पीपीई इनिशियली मेजर्ड एट कॉस्ट, ये बात बार बार वो करेगा। इनिशियली मेजर्ड एट इट्स कंप्राइजेस, परचेज प्राइस आ गया, इंपोर्ट ड्यूटी, नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट एंड एनी, इसके अलावा एनी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंगिंग द एसेट टू द लोकेशन। मतलब क्या है? अब लोकेशन पर लाने का खर्चा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की बात कर रहे हैं ना। एंड कंडीशन, कंडीशन उसको इंस्टॉल करने का खर्चा, उसको टेस्ट करने का खर्चा, मतलब उसको आप काबिल इस्तेमाल बना रहे हैं। लोकेशन का मतलब क्या है? खरीद के उस जगह पे लेकर आया है, अब वहां पर उसको काबिल इस्तेमाल बनाने के खर्चे को क्या कह रहा है? कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। उस तरह से उसको लाना जिस तरह से आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हो। स्टोर इंस्टॉल करने अभी नहीं किया, महीने बाद कहीं पे इसने रख दिया। अब देखें, उसकी 2 बातें होती है। अगर वहां पर रखना कंपलसरी था तो ऐड होगा, और कंपलसरी नहीं था फिर नहीं ऐड। अब एग्जांपल कहता है डायरेक्टली एट्रीब्यूट वेजेस फॉर द कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन। अगर आपने उसको एक्वायर करने पे या उसको बनाने पे लेबर को पैसे दिए हैं, याद रखिए ये 2 वर्ड होना जरूरी है लेबर के लिए।
अगर आपने अपने एम्प्लॉइज या लेबर को कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन पर, कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, बनाना, और एक्विजिशन का मतलब क्या है, हासिल करने पे अगर कोई आपने लेबर को पैसे दिए, एम्प्लॉइज को पैसे दिए, वो ऐड हो जाएंगे। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, चाहे साइट प्रिपरेशन पे जो मटेरियल लग रहा है और जो लेबर लग रही है सारी ऐड होगी। तो जाहिर सी बात है, साइट प्रिपेयर करनी है, वहां पर कुछ चीजें भी लगेंगी और वहां लेबर भी काम कर रही होगी, वो सारा एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाना है। इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, लोडिंग, अनलोडिंग, कैरेज, फ्रेट, सब कुछ ओके हो रहा है। Yes. इंस्टॉलेशन एंड cost of testing whether asset is functioning properly, professional fees such as architecture fee, surveyor fee, जो सर्वे करने आते हैं लोग, ये सारे एसेट के अंदर, इसके अंदर आप लोग बच किससे गए हो, यहाँ पर डिसमेंटलिंग कॉस्ट नहीं लिखी और ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो गई। हाँ जी, अब ये एक सवाल है, आपने उसका जवाब देना है। बुक, अपनी बुक से नहीं पढ़ना, यहां पर देख रहे हैं क्योंकि आपकी बुक के नीचे जवाब भी लिखा है। एन एंटिटी परचेज सम हैवी मशीनरी, द इनवाइसेज ऑफ द मशीनरी शो द फॉलोइंग, कॉस्ट ऑफ मशीनरी 46 मिलियन, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी का क्या करोगे, ऐड करोगे, कॉस्ट ऑफ 12 मंथ वारंटी ऑन द मशीन। No. एक बात और इंटरेस्टिंग बता दूं आपको, जिसके साथ टाइम लिखा होता है वो कभी एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनता। 12 मंथ वारंटी आ जाए, 12 मंथ रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंस आ जाए, तो आप ना वारंटी एक्सपेंस देख लो, वारंटी एक्सपेंस एसेट की कॉस्ट के अंदर ऐड नहीं होते। एवरेज क्यों कर रहे हैं हम इसको ये लोन को 40% 60% को एवरेज कर रहा है काबिल लिमिटेड में, इसकी बात करें, इंटेंजिबल में। नहीं सवाल बताओ। ये हाँ ये वो कहता है जनरली into agreement replace existing software with a new at a cost of 360 million. According to the agreement, 40% repayment was must signed in the contract. Why the remaining 40 even or the customized installation properly comply this the entire cost of 100%? अच्छा, ये यार मैंने करवाया भी था सवाल तो। हाँ वही एवरेज एवरेज इसलिए लेते हैं, उसने जो पहले ऐड कर दिया होगा उसकी एवरेज नहीं ली होगी, दूसरे की एवरेज इसलिए ली जाती है। उसके दो तरीके होते हैं, या तो वो कहता है कि आपने जो बाकी पैसे देने हैं ना वो देने हैं हर महीने के हिसाब से, ठीक है, तो या तो फिर ऐसा करो कि उसको 12 पे डिवाइड, 6 जितने टाइम पर 10 महीने बनते हैं या 8 महीनों में देने हैं, 8 महीनों में आपने 8 पेमेंट्स करनी है, या आप ऐसा करो कि सारी पेमेंट्स को 8 पे डिवाइड कर, सपोज दैट पेमेंट थी 80, आपने 8 पे डिवाइड करी 10 आ गया, 10 लो मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 1/12, फिर अगला 10 ऐड करो वो 20 हो जाएगा। जैसे हम जनरल बोरिंग लेते हैं, जनरल बोरिंग में हम जैसे जैसे पेमेंट करते हैं ऐड करते जाते हैं। अगर आपकी हर महीने की रेगुलर पेमेंट्स हो और टाइम भी एक जैसा हो, तो आप चाहो तो वो उसको 8 पेमेंट्स के साथ कर लो, या उसका सारा इंटरेस्ट लेकर उसको 2 पे डिवाइड कर दो, दोनों मेथड एक्सेप्टेबल। जो पेमेंट करनी है जो मतलब बाद में करनी है, जो आपने किस्तों में पेमेंट करनी है, 40% की है 60% 60% किस्तों में करनी है वो ना, इवेंचुअली तो होता है ये। इवनली थ्रू आउट द ईयर। यस सर। अब आपने करना यह है कि अब उसके दो तरीके हैं, सपोज दैट आपने 10 महीनों में करनी है, 10 पे डिवाइड करोगे 8 आ गया, सपोज पहली पेमेंट 8 की तो 8 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट पड़ेगा हमें, 8 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 1/12, फिर अगली पेमेंट 8 और की 16 हो गई, फिर मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 1/12 क्योंकि हर एक महीने बाद कर रहे हैं, फिर आगे 24 1/12, फिर जो 32 1/12, इसी तरह आप 10 पेमेंट्स का बहुत बड़ा टेबल बनता है। दूसरा स्टैंडर्ड कहता है कि अगर आपकी पेमेंट भी फिक्स है और टाइम भी एक जैसा है तो फिर आप ऐसा कर सकते हो कि पूरा इंटरेस्ट ले लो और उसको 2 पे डिवाइड करो, एवरेज ले लो। एवरेज वो इसी एवरेज है। तो ये जो 60% हम लोग पेमेंट कर रहे हैं इसके लिए टाइम जो है वो पूरा साल का लेंगे या फिर पूरा वो टाइम लेंगे जितने महीनों में पेमेंट्स करनी है, 10/12 भी आएगा। जितने टाइम में पेमेंट्स करनी है। यस। वापस आओ। अच्छा, ये अमाउंट जो है ये टोटल पेबल है, ये इन सब का टोटल है। इसका मतलब है 40,000 के अंदर 900 ऐड कर देंगे और माइनस नहीं, ये कुछ भी नहीं करेंगे, ये जो ऐड होकर 48,500 बना हुआ है ना, और हमने ले 46 और 900 लिया, या तो ऐसा करो 48,500 में से 1600 माइनस कर दो,
ठीक है, या फिर 46,900 ले लो बस। अब कहते इन एडिशन द एंटिटी इनकर्ड 3.4 million in making modification to its factory so that heavy machinery could be installed। ये ऐड होगी, ये क्या है, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट। मजे की बात है, आई कैफ ने चक्कर दिया है, ये वैल्यू, ये सवाल कैफ का है, पेपर में जब कैफ में सवाल आया तो ये 3.4 मिलियन डिसमेंटलिंग कॉस्ट थी। अब उसने क्योंकि डिसमेंटलिंग कॉस्ट ऊपर लिखी नहीं हुई तो इसने 3.5 मिलियन को क्या कर दिया, साइड प्रिपरेशन कॉस्ट। तो ऐड वो भी करनी थी, डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी ऐड करनी थी, जवाब वही है। लेकिन बाद ये सेंटेंस चेक, व्हाट शुड बी द कॉस्ट ऑफ मशीनरी इन द एंटिटी मशीनरी अकाउंट, तो कितना आएगा, 40,900 और 3400। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लो। चलिए ये क्वेश्चन देखिएगा जरा, बल्कि ये तो बहुत हैवी हो जाएगा, थोड़ा सा आसान करते हैं। ये क्वेश्चन पे आ जाए। हाँ जी, सबसे पहले लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ प्राइस ऑफ मशीन 9.2 मिलियन, ऐड हो जाएगा। फ्लैट चार्जेस ऐड होंगे, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट, स्टाफ ट्रेनिंग ऐड नहीं होगी। अच्छा, जिसको ना समझ लगे ना वो पूछ ले। प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग, परचेज ऑफ 3 years मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, टाइम भी आ गया, चाहे मोर देन 15 साल ही क्यों ना हो, आप मशीन की कॉस्ट फाइंड कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट नहीं फाइंड कर, ये भी सोचा करो। कॉस्ट किसकी फाइंड कर रहे हो, मशीन की, तो मशीन को देखो ना। और ये काम किसका हो रहा है, 3 साल का। आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बंदे को कहा कि यार आपने ना ये मेरी मशीन को ना 3 साल तक आकर देखना है कि खराब वगैरह हो जाए, रिपेयर मेंटेनेंस आपके जिम्मे है। अब वो तो इंस्टॉलेशन के बाद होगा, इनिशियल फेज से निकल चुका है, और हम अभी इनिशियल रिकग्निशन देख रहे हैं। याद रखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, रट्टो और तुक्कों इनसे बाहर निकलो। अब देखो आप कर क्या रहे हो, सिर्फ टाइम तो देखो, ये टाइम 3 साल है। अब ये देखो कि आप मशीन की कॉस्ट फाइंड कर रहे हो, इस तरह से सोचो कि मशीन की कॉस्ट में ये कंपल्सरी है या नहीं, उसके अवेलेबल फॉर यूज होने के बाद के खर्चे वो ऐड नहीं होते। आगे चलते हैं। एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू, ये आपको अभी नहीं पता, ये ऐड नहीं करते, और हम पढ़ के भी नहीं आए इसके बारे में। ट्रेड डिस्काउंट है 5%, माइनस कर देंगे। सेटलमेंट डिस्काउंट है 3%, ये माइनस तब करते हैं अगर अवेल करो तो, नहीं अवेल करेंगे तो नहीं करेंगे। एस्टिमेटेड लाइफ है, आगे अगला मसला हमारा नहीं है, अगला मसला FR1 वालों का। लिस्ट प्राइस के ऊपर, लिस्ट प्राइस के ऊपर। हाँ जी, एक और सवाल पे आ जाओ, वो इधर वापस आओ, वापस। इनवाइस वैल्यू है 2,50,000, इनवाइस वैल्यू मतलब परचेज प्राइस। एलसी चार्जेस, इंपोर्ट ड्यूटी, सेल टैक्स पेड, रिकवरेबल, रिफंडेबल हो गया, क्लियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट। उसके बाद यहां पर जरा ध्यान देना,
cost incurred on site preparation, amount paid to consultant, Yes. civil and electrical work, ये उसी का ही और ये किसके अंदर ऐड है? कॉस्ट इनकर्ड ऑन साइट प्रिपरेशन, ये बताया हुआ है, ये साइट प्रिपरेशन की बातें बताई हुई हैं। अब आगे देखें, द अबव इंक्लूड कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट डैमेज ड्यू टू मिस हैंडलिंग, ये माइनस कर देंगे क्योंकि ये अमाउंट इसके अंदर ऐड है और हमने इसको करना था इग्नोर। 2 मिलियन ऐड हो जाएगा, 3 मिलियन ऐड हो जाएगा, बट 0.8 मिलियन माइनस हो जाएगा। अभी आगे चलते हैं। द प्लांट वाज रिसीव्ड एट साइट 1st Feb, इंस्टॉलेशन एंड टेस्ट रन वर सक्सेसफुली कंप्लीटेड 3 years एट अ कॉस्ट ऑफ 6 मिलियन। ये ऐड करेंगे या नहीं? इंस्टॉलेशन एंड टेस्ट रन ऐड करेंगे। आगे नेट सेल प्रोसीड ऑफ टेस्टेड प्रोडक्शन, जब ये पेपर में सवाल आया था ना तो तब इसको कंसीडर करना था। क्यों? क्योंकि ये पेपर में सवाल आया हुआ 2013 में और स्टैंडर्ड चेंज हुआ है 2022 में। तो अगर आप लोगों ने इसका कभी सोल्यूशन यूट्यूब पर मिले आपको तो वो देखोगे तो वहां पर ये माइनस किया होगा, क्योंकि सेल है ना, पैसे आए हैं हमारे पास, खर्च नहीं हुए। ये FR 1 के पास पेपर है। एक मिनट, इन अबाव के अंदर दी अबाव इंक्लूड अंग्रेजी। अच्छा अभी वो इधर जिंदा रहना है, अभी तो बहुत सारा काम करने वाला है, अभी तो हमने कॉस्ट में फंसे हुए हैं, फंसे तो नहीं हुए, एंजॉय कर रहे हैं। कमर्शियल प्रोडक्शन कमेंस की बात यहां पर आप देखें, एडमिनिस्ट्रेशन एंड जर्नल ओवरहेड इंक्रीज बाय 1 मिलियन, नहीं करेंगे। इंटरेस्टिंग बात आप भाई, सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर, अभी सुन तो लें पूरा, सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर 2,50,000 पर मंथ, he contribute 30% of his time in supervising the installation। अब सुने, अगर आपके इंप्लॉई या लेबर की कॉस्ट कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन या इंस्टॉलेशन में हो रही है वो है, अब आपका ये जो मैनेजर है ये 30% टाइम दे रहा है इंस्टॉलेशन पे। पता है कितने महीने इंस्टॉलेशन हुई थी? 3 महीने, यहां पर लिखा हुआ है। द प्लांट वाज रिसीव्ड 1st Feb यहां पर, और कमर्शियल प्रोडक्शन किस दिन स्टार्ट हो रही है? 1st May को। 1st Feb आया, 1st Feb से लेकर 1st May तक कितना टाइम बन रहा है? 3 महीने इंस्टॉलेशन हुई और आप उसको 1 महीने की सैलरी देते हो 2,50,000, तो 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 30%। उसके बाद स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट 0.25 मिलियन, ये ऐड। अच्छा अभी जिसको नहीं समझ लग रही ना तो मैं उसके हक में दुआ कर सकता कि अगर समझ लगना शुरू हो गई है तो अच्छी बात है। और एक और छोटू सा सवाल देख लेते हैं, अगर हमें मिलता है तो। एक मैंने ना सवाल मुझे मिल नहीं रहा, अच्छा सा सवाल तो मैंने बनाया था। इंपोर्ट, पहले आपने एक टेक्निकल इक्विपमेंट लिया 3 मिलियन का, इंपोर्ट ड्यूटी, इनकम टैक्स एडजस्टेबल, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, फायर इंश्योरेंस। क्योंकि आपको यह बात बताई गई है कि जब तक वो इंश्योरेंस का इन ट्रांजिट या ड्यूरिंग ट्रैवलिंग ना लिखा आए तो कोई भी इंश्योरेंस ऐड नहीं करनी। चलिए जी, अब वापस अपने घर चलते हैं। चलो एक ये छोटू सा सवाल करते हैं। लेटर ऑफ ओपनिंग पेमेंट मेड टू द बैंक टुवर्ड रिलीजिंग द डॉक्यूमेंट्स, ये उसकी परचेज प्राइस होती है। तो बैंक को पैसे देते हैं ना, होता क्या है भला, जब बाहर से चीज इंपोर्ट करते हैं ना तो हम सारे पैसे बैंक को दे देते हैं, बैंक उनसे डॉक्यूमेंट्स ले लेता है, हम पैसे दे देंगे वो हमें उसके डॉक्यूमेंट्स दे देगा।
तो वो जो डॉक्यूमेंट्स आप रिलीज करवाते हैं ना, असल में उस एसेट की कॉस्ट पे कर रहे होते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट होता है कि आप जब बाहर से कोई चीज इंपोर्ट करते हो ना, तो डायरेक्ट नहीं जाओगे कि किसी अंग्रेज के पास चले जाओगे कि पैसे दे दोगे। वहां पर हम एक बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, हम पैसे बैंक को दे देंगे, वो अपने डॉक्यूमेंट्स भी बैंक को दे देगा, और बैंक हमसे पैसे लेके उसको कन्वर्ट करेगा और अंग्रेज को दे देगा, और उसका जो डॉक्यूमेंट्स और सारी चीजें हैं वो हमें मिल जाएंगी। तो इसके लिए जो अकाउंट ओपन होता है ना, उसको कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करवाना, एलसी ओपन करवाना। तो वो जो उसके ऊपर जो खर्चा बैंक अपने कमीशन लेगा ना, वो एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाता है। इंपोर्ट ड्यूटी, इनकम टैक्स एडजस्टेबल, ऑक्ट्रॉय चार्जेस, ये ड्यूटी होता है। और अगर कुछ ना बताया जाता है ना, ट्राई ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी, तो नॉन रिफंडेबल समझते हैं। डैमरेज चार्जेस, पेनल्टी, पेनल्टी कभी ऐड नहीं होती। वैसे ये डैमरेज चार्जेस होते ये हैं कि क्योंकि ये चीज इंपोर्ट कर रहे हैं ना, जब बाहर से कोई चीज इंपोर्ट करो ना, तो वो आपको मैसेज आ जाएगा कि आपकी चीज आ गई, आकर ले जाओ, और उसके ऊपर लिखा होगा कि 3 दिन के अंदर ले जाओ। और अगर आप 3 दिन में नहीं लेकर जाओगे ना, फिर वो उस चीज को उठाएंगे, वो एक क्लियरिंग हाउस बना होता है, उसमें भेज देंगे। और अब आपको 4 दिन बाद टाइम मिला तो आप लेने गए, वो कहेंगे जाओ आप क्लियरिंग हाउस, वहां से क्लियर करवाने पे जो खर्चा आएगा ना, वो जो हमें पेनल्टी पड़ेगी, उसको बोलते हैं डैमरेज चार्जेस। हमारी गलती है। पेनल्टी और फाइन कोई भी एसेट की कॉस्ट के अंदर ऐड नहीं होता, पेनल्टी और फाइन। सन्ड्री एक्सपेंसेस नेसेसरी टू ब्रिंग इन वर्केबल कंडीशन ऐड होगा। क्या वो है सन्ड्री एक्सपेंस? तो छोटे मोटे जो खर्चे आ रहे होते हैं, सुंदरी एक्सपेंस कह लो अगर आपको सन्ड्री नहीं अच्छा लगता। अब ट्राई, ये टैक्स जैसे इंपोर्ट ड्यूटी होता है, कस्टम ड्यूटी होता है, इसी तरह ट्राई ड्यूटी भी होता है। ये जब हम बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना, वहां पर जो उनके नाम है, क्लियरिंग एजेंट फी, मशीन ट्रांसपोर्ट चार्जेस टू फैक्ट्री। ठीक होगी बात? बस करते हैं, मेरे ख्याल में काफी होगा। वापस पीएससी। अब ये तो थे कि जब हमने इनिशियली एसेट खरीदा, उसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस ऐड करने हैं और कौन कौन से एक्सपेंसेस ऐड 12:30 मुझे लग रहे हैं या हो गए? आप 11 बजे पढ़ना शुरू किया। चलो बैठ जाओ आज। सीरियस हो खजूरों को खजूर ही मिलेगा। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, अभी जो हमने सीखा ना, ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन अब आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, और टाइम भी थोड़ा सा रह गया, तो इसलिए हम इसको खत्म करते हैं। और मजे की बात है, ये बताओ कि ये जो चीज अभी IS-16 ना बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है। शुरू में हमने 2 पेज इतने टाइम में पढ़ते हैं, और एंड पे जब हम इसको रिवाइज करवाते हैं तो पूरा स्टैंडर्ड इतने टाइम में रिवाइज होता है। तो बस ये है कि जब आप बेस बन जाएगी ना, तो फिर बस वो आपके सामने चीज आएगी तो आपको पता चलता जाएगा कि अच्छा इसमें प्लस करना है या माइनस करना है। अब आ जाओ सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर की बात। अभी हमने क्या सीखा है? अभी हमने सीखा है कि एसेट हमारे पास आए, इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए जो जो खर्चे आते हैं उसको किसको इग्नोर करना है और किसको ऐड। ठीक है, अब अगली बात आ गई, एसेट आपका जी रेडी फॉर यूज है। क्या है? रेडी फॉर यूज। अब इसके बाद भी तो खर्चे आएंगे। अब एसिड तैयार हो गया, उसकी रिपेयर होता रहेगा, उसके ऊपर कोई लुब्रिकेंट, मतलब कोई जैसे गाड़ी है तो फ्यूल इस्तेमाल होगा, हर इंजन ऑयल तब्दील करवाएंगे, वो सारे खर्चे आएंगे, उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। लफ्ज सब्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है? बाद में। सब्सिक्वेंट का क्या मतलब होता है? बाद में। अच्छा, एक लफ्ज सब्सटेंशियल होता है। सब्सटेंशियल का मतलब होता है ज्यादा, और सब्सिक्वेंट का मतलब होता है बाद में। ये 2 लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। सब रेडी फॉर यूज हो गया, और उसके बाद आपके पास सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर है।
सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स अब रिपेयर करवा रहे हैं, क्या एसेट क्या उसके अंदर ऐड करेंगे? आप, मैं कुछ सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर लिख रहा हूं, हमने रिपेयर करवाया, क्या ऐड करेंगे? नहीं ऐड करेंगे। ओवरहॉलिंग हुई, ओवरहॉलिंग का मतलब होता है ज्यादा रिपेयर करवाना। मतलब वो ऐसा नहीं, जब आप ट्यूनिंग करवाने जाते हो कहते हैं जनरल सर्विस करवानी है या बस थोड़ा सा काम करवाना, मतलब सारा कुछ ही देखने आपको, हर चीज ओके करके दे, या ऐसे कुछ छोटा मोटा जो आप चाहते हो वो करें। तो अगर ओवरऑल करवाना है तो उसे बोलते हैं ओवरहॉलिंग, तो ओवरहॉलिंग भी ऐड नहीं करें। उसके बाद जैसे अगर हम बात किया फ्यूल के एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं बाद में, लुब्रिकेंट, ये इंजन ऑयल चेंज करवाने को कहते हैं। अब ये जो बाद में रिपेयर के खर्चे आ रहे हैं ये कहीं लिखे हुए नहीं आएंगे, सिंपल मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि ये बाद में ये जो खर्चे आ रहे होंगे एसेट को रेडी फॉर यूज होने के बाद, ये सारे के सारे हमारे रेवेन्यू एक्सपेंस होते हैं। क्या होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंस होते हैं। और इसको क्या करना होता है? SOPL के अंदर लिखना होता है, और जैसे जैसे इनकर्ड होते जाएंगे वैसे वैसे एक्सपेंस में लिखते जाएंगे। बट फिक्स्ड कॉस्ट होती है यार, मुझे भी बता, मैं एक दफा गाड़ी में पेट्रोल डलवाऊं बस फिर गाड़ी मेरी जिधर जाए आए खत्म ना है, बाद में डलवाऊंगा तो फिर फिक्स कैसे हुआ? फिक्स अमाउंट से मुराद है वो अमाउंट, वो एक फिक्स से क्या मुराद है? आप 1 लीटर डलवाओगे, 2 लीटर डलवाओगे, लेकिन वो खर्चा तो हो ही जा रहा है ना। आप अगर रिपेयर वगैरह करवाओगे वो भी होता रहता है। अच्छा अगली बात सुनिए, और मेन बात कुछ और है, तो बात तो नहीं निकल गया, चलो। और भी एक तो 1 बजे से पहले उनको जब वो डालो अगर थी कॉल कर रहा था, जिसकी भी 1 बजे से पहले, क्योंकि 1 बजे का टाइम तो दिया हुआ है ना सबने, वो तो मैंने आपको कहा था ना आना, ऑप्शन ये थी ना, तो मैं खुद भी नहीं आ रहा था, मैंने कहा रिकॉर्डिंग आ जाएगी, फिर वो तो मुझे बाद में याद आया कि रिकॉर्डिंग मैंने कर। अच्छा अगली बात सुन, अगर आपने सब्सिक्वेंटली एक्सपेंडिचर किए, सवाल सुने, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर किए और उस सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर से आपका एसेट सिग्निफिकेंट इंप्रूव हुआ, आपका एसेट सिग्निफिकेंट इंप्रूव हुआ। अब ये कैसे पता चलेगा सिग्निफिकेंट इंप्रूव हुआ? उसकी लाइफ बढ़ जाए, मतलब पहले आपने सोचा था मेरा एसेट 5 साल चलेगा, आपने कोई ऐसा खर्चा किया कि आपको लगता है कि इसकी 2-4 साल लाइफ और बढ़ जाएगी, कुछ भी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आई। दूसरी इंप्रूवमेंट किसी है? एफिशिएंसी में इजाफा हो गया, एफिशिएंसी बढ़ गई, सिग्निफिकेंट। कहता है चाहे वो सब्सिक्वेंट भी है ना, अगर वो आपके एसेट्स को इंप्रूव कर रहे हैं वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बन रहे हैं। अगर कोई आप सिग्निफिकेंट कुछ ऐसा खर्चा करते हो जिससे आपके एसेट, सब्सिक्वेंट बाद में खर्चा कर रहे हो, बाद वाले खर्चे नॉर्मली एक्सपेंस में जाते हैं, बट अगर वो आपके एसेट को इंप्रूव कर दे तो वो भी कैपिटलाइज हो जाएंगे। ओके, अब मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, एक दफा सवाल आया कि कौन से खर्चे बड़े होते हैं और कौन से छोटे होते हैं। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं ना, नॉर्मली बड़े होते हैं एज कंपेयर टू रेवेन्यू। हम इसको एक्सपेंस में फौरन क्यों नहीं लिखते? क्योंकि इनका बेनिफिट हमें ओवर द लाइफ ऑफ मिलता रहता है, और हम उसकी जो कंजम्पशन कर रहे होते हैं वो एक ही दफा सारा खत्म नहीं हो जाता, बल्कि ओवर द यूजफुल लाइफ। अब इसको हल्का सा बुक से मैं पढ़ा देता हूं। पहली बात, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर का मतलब पता चल गया क्या होता है। क्या होता है सब्सिक्वेंट? बाद में, रेडी फॉर यूज होने के बाद। कहता है सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू नॉन करंट एसेट आफ्टर इनिशियल एक्विजिशन शुड बी कैपिटलाइज। लो जी, सारा जो हमने पढ़ा उल्टा कर दिया। क्या कहता है? सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन शुड बी कैपिटलाइज। लेकिन हमने क्या, हमने कहा कि वो एक्सपेंस में लिखते हैं, लेकिन कैपिटलाइज कब करते हैं? अगर वो
उसकी एफिशिएंसी या लाइफ इंप्रूव करते हैं। आगे लिख दे, इफ इट मीट्स द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्नाइजिंग एन एसेट, और रिकॉग्नाइजिंग एन एसेट का क्राइटेरिया क्या है? Capitalize. इंप्रूवमेंट है। दोबारा सुने, क्या क्या कह रहे हो? एसेट की कॉस्ट में ऐड करना। छोटे होते ये पढ़ते आ रहे हैं। कैपिटलाइज का होता है मोर देन 1 ईयर, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। दोबारा सुने, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर नॉन करंट एसेट के ऊपर एक्सपेंस में लिखते हैं, बट अगर वो आपके एसेट को इंप्रूव करे सिग्निफिकेंटली, और जो इंप्रूव करने को ये कह रहा है क्राइटेरिया मेट करे रिकॉग्नाइजिंग एन एसेट का, मतलब अगर ये वो क्राइटेरिया बताने लगा हूं, अगर वो यूजफुल लाइफ बढ़ाएं, Yeah. अगर वो एफिशिएंसी बढ़ाएं, या उसमें इंप्रूवमेंट लाएं, इसका मतलब है वो खर्चा एसेट बन रहा है, वो खर्चा एक्सपेंस नहीं बन रहा। वो कहता है कि आपने इनिशियल रिकॉग्निशन के बाद कैपिटलाइज करोगे। कब कैपिटलाइज करोगे? इफ इट मीट्स द क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइज का मतलब क्या है? एडेड टू दी Cost. कॉस्ट ऑफ एसेट। अब ये क्राइटेरिया लिख रहा है, इंप्रूवमेंट फॉर कैपिटलाइजेशन। एक्सपेंडिचर और नॉन करंट एसेट आफ्टर एक्विजिशन इट ट्रीटेड एज, फिर वही बात कर रहा है, कब? When it represent an, अच्छा इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है? एफिशिएंसी बढ़ाए, लाइफ बढ़ाए। अगर आपके एसेट को इंप्रूव करेगा तो आफ्टर रिकॉग्निशन कैपिटलाइज करेंगे, और अगर ये नहीं करेगा, और इंप्रूवमेंट भी सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, छोटी मोटी इंप्रूवमेंट से काम, this is added to the cost of original asset. In practice, this means that expenditure is capitalized if it improve the asset. अब बता रहा है, for example, by enhancing its performance या extended its useful life. ये बात अब समझ लगी सारी? बार बार वो क्या कह रहा है? Efficiency. आफ्टर रिकॉग्निशन एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज करेंगे। पहली बात, अगर वो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पूरा करता है, फिर उसने इंप्रूवमेंट की डेफिनेशन लिखी कि अगर हमारे खर्चे हमारे एसेट को इंप्रूव करते हैं तो हम एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। फॉर एग्जांपल, एनहांसिंग द परफॉर्मेंस या एक्सटेंडिंग द यूजफुल। बाकी जो रिपेयर एक्सपेंस है, जो वो खर्चे जो लाइफ नहीं बढ़ाएंगे, वो बाद में. जो एफिशिएंसी नहीं बढ़ाएंगे, जो इंप्रूवमेंट नहीं लाएंगे, वो एक्सपेंस। पढ़ लो, रिपेयर्स आर एक्सपेंस्ड। Expenses or non-current asset after acquisition is treated as a revenue expenditure when it is incurred to make a repair. अगर recognition criteria पूरा करेंगे तो capitalize, और अगर repair वाला करेंगे तो revenue expenditure. This is recognized as an expense in the statement of comprehensive income. अब वो इनके साइज की बात कर रहा है, कौन सा एक्सपेंडिचर बड़ा होता है और कौन सा एक्सपेंडिचर छोटा होता है। पहला, a capital expenditure tends to involve large monetary amount, then लेकिन लफ्ज है involve, tends to involve, मतलब ट्रेंड ऐसा है, नॉर्मली ऐसा होता है, वरना ऐसा कंपल्सरी नहीं। हमारे एसेट का एक्सीडेंट हो गया, अब उसके ऊपर इतना ज्यादा खर्चा आ जाएगा, मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया हमारे एसेट का, उसके ऊपर खर्चा आएगा, और उसको खर्चे के बाद भी हो सकता है उसकी परफॉर्मेंस वो ना रहे, वो तो सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएंगे, वो खर्चा हो सकता है। बट नॉर्मली कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़ा खर्चा होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर छोटा होता है। However, certain quite large expenditure can still be classified as, कहता है कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बड़े हो सकते हैं, तो ये कंपल्सरी नहीं है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़ा होना, नॉर्मली बड़े होते हैं, बट कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बड़े, as long they are directly associated with sale transactions or या पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट कहते हैं जो साल के दौरान होते हैं और उसी साल एक्सपेंस में लिख देते हैं। पीरियड कॉस्ट कभी कैपिटलाइज नहीं होती, लफ्जी पीरियड है उस साल का खर्चा। कंजम जी, बाद में कुछ कंजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट रैशनल ऑफ डेप्रिसिएशन। वो कहता है कि हम इस जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना,
हम जैसे जैसे उसको इस्तेमाल करेंगे ना, कंज्यूम करेंगे, वैसे वैसे एक्सपेंस में लिखेंगे। नाम क्या इस्तेमाल होगा उस एक्सपेंस का? डेप्रिसिएशन। जैसे मैंने एक एसेट खरीद लिया, अब इसको थोड़ा सा और करते हैं। मिसाल के तौर पर हमने 1 लाख का एक एसेट ले लिया, हमारा खर्चा हुआ या नहीं? लेकिन अकाउंटिंग में हम इसको कहां कर लिख देते हैं? इसकी लाइफ है 10, हमारा खर्चा भी हुआ है, हमने इसको नॉन करंट एसेट में लिख लिया है। बट जब टैक्स की बात करेंगे ना, हम टैक्स में कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने खर्चे लिखें ताकि हमें टैक्स कम से कम आए। अब 1 लाख रुपया हमारा खर्चा तो हुआ है, ये बात तो मानने वाली है। अब अगर इसका बेनिफिट मुझे इस साल के अंदर आकर खत्म हो जाए तो स्टैंडर्ड कहता है आप एक्सपेंस लिख लो। मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अगर आपका इसका रेवेन्यू मिल गया है, आप इसको एक्सपेंस लिख लो। अगर इसका बेनिफिट आपको 10 सालों में मिलना है, इसका बेनिफिट 10 सालों में मिलना है, तो फिर इस एक्सपेंस को भी मैच करो उसके साथ, 10 पे डिवाइड करो और हर साल डेप्रिसिएशन के नाम से 10 पे डिवाइड करके 10,000 रुपया एक्सपेंस में लिखते जाओ और 10 साल के बाद ये पूरा 1 लाख आपका एक्सपेंस में चला जाएगा। एज कंज्यूम, जैसे जैसे बेनिफिट मिलेगा 10 साल खत्म होंगे, आपके एसेट की हालत भी आप जैसी हो जाएगी, मतलब काबिल इस्तेमाल, काबिल बेनिफिट देना बंद हो जाएगा और आपका एसेट जीरो हो चुका होगा, सारा एक्सपेंस में आउट। कंजम्पशन, अच्छा आप ना थोड़ा सा टाइम बढ़ाओ अपना, मतलब आप लोगों के ना एनर्जी लेवल को ना मैं देखता रहता हूं आपकी आंखों से कि अब लेवल ऑफ एनर्जी क्या चल रहा है आपका, और आपके फेशियल एक्सप्रेशन भी बता रहे होते हैं। या तो फिर कुछ ऐसा ड्रामेबाजी दो कि मुझे लगे कि हाँ एक्टिव, तो जैसे जैसे आपकी हालत ना ऐसे होती जाती, बंदा आवाज नहीं होता जाता जैसे। चले, कंजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, अभी नए नए हो ना, और वो भी वो जेंजी नस्ल ना, मुझे मैं कहता हूं कोई बहुत ही कोई ना समझ जाओ, कुछ भी अच्छा अच्छा नहीं है आप लोगों में, कुछ भी नहीं, काफियों से अच्छा क्या है ही नहीं कुछ अच्छा, बहुत ज्यादा आने वाले तो पता नहीं, वो तो मैं देख चुका हूँ, जो बीटा अल्फा बीटा जनरेशन आ रही है ना, वो मैं देख चुका हूँ। वो तो आप लोगों, आप जिस लाइफ पे आप अप हो ना, उसमें वो अभी है, मतलब वो अपने आप को पता नहीं, वो 2-2 ढाई साल के हैं और समझते ऐसे हैं कि पता नहीं वो हमारे दादा हैं, हमें समझा रहे होते हैं भाई किस तरह से चलना है। कंजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, कंजम्पशन इस्तेमाल को कह रहा है ये, इकोनॉमिक बेनिफिट आप उसको जिस तरह से बेनिफिट ले रहे हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अज्यूम्ड टू बी कंज्यूम्ड ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ रिलेटेड, मतलब जो आप नॉन करंट एसेट के ऊपर खर्चा कर चुके हो, अब उसका जो आपको बेनिफिट मिलने का टाइम आएगा, वो किस एसेट की, जिस एसेट पर खर्चा किया है उसी की लाइफ के ऊपर आपको वापस बेनिफिट मिलेगा। अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अज्यूम्ड टू बी कंज्यूम्ड विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 1 साल के अंदर अंदर उसका बेनिफिट हो जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का कंजम्पशन कैसे होती है? ओवर द लाइफ, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शॉर्ट टाइम विद इन 1 ईयर। और ये का बात बिल्कुल वो इन्वेंट्री वाली है आगे, इन्वेंट्री को सेल एक्सपेंस में कब लिखेंगे? जब सेल करेंगे। राइट डाउन कब करेंगे? जब राइट डाउन होगा। रिवर्सल जब रिवर्सल होगा। और इन्वेंट्री को अगर एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे तो ओवर द यूजफुल लाइफ। Therefore, capital expenditure are charged as an expense। हो गया ना एक्सपेंस में? कैसे? Gradually via depreciation या amortization over the long period of, वो जो long period of time है वो कितना है भला? 1 साल से ज्यादा। और कितना? लाइफ ऑफ द एसेट, एसेट की लाइफ, वो जो लॉन्ग पीरियड है वो कितना है? कहता आप लोगों ने, अच्छा amortization क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट की डेप्रिसिएशन का नाम है। अब वो कहता है कि अगर आपने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना, उनको हमने एक्सपेंस में लिखना होता है ग्रेजुअली। किस नाम से? डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन के नाम से। कितने टाइम के लिए? मोर देन 1 ईयर यूजफुल लाइफ ऑफ दैट रेलिवेंट एसेट। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर चार्ज एज एन एक्सपेंस इन द, जो इस पीरियड में आए उसी पीरियड में एक्सपेंस लिखते थे। ये जो आप एक्सपेंस इग्नोर करते हो ना, ये रेवेन्यू एक्सपेंस होते हैं।
और जो कैपिटलाइज ऐड करते हो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और ये चीज हमने चैप्टर नंबर 1 में भी सीखी थी और मैंने कहा था चैप्टर नंबर 6 में जाकर क्लियर होगा। अब आओ जरा एक क्वेश्चन छोटू सा, अब बिजनेस एक्वायर्ड, ध्यान से सवाल का जवाब ना बुक से नहीं देखना प्लीज, यहां से स्क्रीन से देखना, क्योंकि बुक से तो फिर नीचे जवाब से ना आंख से ली जाती है। अब बिजनेस एक्वायर्ड न्यू प्रेमिसेस 400 मिलियन, प्रेमिसेस किसे कहते हो? बिल्डिंग 1 जनवरी को। कॉस्ट ऑफ इनिशियल अडॉप्टेशन एड 12,000 ऐड हो गया। लीगल कॉस्ट रिलेटेड टू परचेज एड। मंथली क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट, अगर ये होता ना क्लियरिंग, क्लियरिंग होता है डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवाना, और ये है क्लीनिंग, और ये वैसे भी लाभ क्या आ गया, ये एक्सपेंस में जाएगा, हर महीने 3400 रुपए का एक्सपेंस लिखो। कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग यूनिट नेसेसरी फॉर मशीनरी टू बी यूज्ड। अच्छा एक मिनट, और होगा नहीं होगा अभी पता चलता है, पहले रिक्वायरमेंट पढ़। व्हाट अमाउंट शुड बी अपीयर एज अ कॉस्ट ऑफ प्रेमिसेस? कॉस्ट ऑफ प्रेमिसेस बतानी है हमने, वो तो मशीन है, कॉस्ट ऑफ मशीन भी मशीन है और एयर कंडीशनिंग भी मशीनरी के लिए जरूरी है। तो ये प्रेमिसेस की कॉस्ट में अगर वो कहता ना कि मुझे कॉस्ट ऑफ मशीनरी बताएं, वो 12,300 प्लस 2800, क्योंकि एयर कंडीशनिंग यूनिट नेसेसरी फॉर मशीनरी टू बी, मतलब वो मशीनरी आपकी एयर कंडीशनिंग के अलावा इस्तेमाल ही नहीं हो सकती, तो इसका मतलब है वो तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो गया। तो मशीनरी को कॉस्ट आएगी 12,300 प्लस 2800, और अगर आपको प्रेमिसेस की कॉस्ट चाहिए 12,400 मिलियन में 400 मिलियन प्लस 12 लाख प्लस 25 लाख, बस, और ये आपका आंसर आ गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट उसने पूछा क्या है हमसे, उसने कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं पूछा, कहता कॉस्ट ऑफ प्रेमिसेस बताओ। वैसे ये कॉस्ट ऑफ मशीनरी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो भी पीपी बन जाता। हमने ये पढ़ा है इन्वेंट्री से अगर हमने कोई एलोकेट किया है तो। और आज का लास्ट जर्नल एंट्रीज थोड़ी सी, और उसके बाद कल सारा न्यूमेरिकल। आज सारा थ्योरेटिकल हो गया विद थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल, और कल होगा न्यूमेरिकल बट थोड़ा थोड़ा थ्योरेटिकल, ठीक है। बट मुझे लगता है कि जो आज हमने पढ़ा है, अगर आप लोग एक्टिव बैठे रहे तो तैयार है, क्योंकि पढ़ा क्या है हमने, पहले पढ़ा था एसेट क्या होता है, टेंजिबल इंटेंजिबल क्या होता है, मशीन में क्या ऐड करना है क्या इग्नोर करना है, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल रेवेन्यू, कैसे एक्सपेंस, बस इतना ही पढ़ा है आपने, ठीक है ना। मतलब ये तीसरा पेज हम बेसिकली पढ़ रहे हैं। आओ जरा, ये सिंपल है जर्नल एंट्रीज कॉन्सेप्ट। एसेट खरीदेंगे तो क्या एंट्री पास करने, एसेट डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट। एसेट खरीदने की, जब मर्जी खरीदो, कोई भी एसेट खरीदो, एसेट खरीदने की एंट्री, जब जब एसेट खरीदोगे उसकी एक एंट्री आप पास करोगे। आपका वो वाला एसेट डेबिट, मैं इकट्ठा ही लिख देता हूं पीपी, मशीन है तो मशीन डेबिट, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग डेबिट। आपके एसेट खरीदने की भी यही एंट्री है और आपके हर कैपिटल एक्सपेंडिचर की भी यही एंट्री है। पीपीई डेबिट, कैश या बैंक या पेबल, इन दोनों तीनों में से जो मर्जी आ जाए पेपर। पैसे दिए तो कैश, चेक दिया तो बैंक, और उधार पे है तो पेबल। ये किसकी एंट्री है, एसेट खरीदने की और हर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के इनकर्ड होने की। अगर वो कहना कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना इनकर्ड हुआ है तो बताओ उसकी क्या एंट्री पास होगी, तो क्या एंट्री पास करोगे, पीपीई डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट, और जिसके ऊपर वो खर्चा आएगा उस पीपी का नाम लिख देना। अब अगर इसको रिपेयर करवाओगे और उस रिपेयर से एफिशिएंसी नहीं बढ़ रही, रिपेयर करवाया तो फिर रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। अगर रिपेयर करवाया है और अगर रिपेयर करने से एफिशिएंसी नहीं बढ़ी, इंप्रूवमेंट नहीं आई, तो रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। और अगर इंप्रूवमेंट आ गई तो पीपीई डेबिट, कैश क्रेडिट।
फिर एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है, अगर खर्चा किया है एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए लेकिन एफिशिएंसी फिर रिपेयर, फिर रिपेयर, इंप्रूवमेंट अगर नहीं आई ना और सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं आई, इमटेरियल्स इंप्रूवमेंट तो वैसे ही आती है अगर आप रिपेयर एंड नॉर्मल रिपेयर और मेंटेनेंस करवाते हो, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं आई ना तो चाहे खर्चा आपने उसी मकसद के लिए किया है फिर भी रिपेयर। हाँ, एफिशिएंसी या लाइफ उसकी इंक्रीज हो जाए, एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। उसके बाद नेक्स्ट, और मैं ऊपर लिख दिया ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की भी एंट्री क्या है, सेम है, पीपीई टू। अब अगर आपने कोई इन्वेंट्री लेकर आए हो, किस अपनी इन्वेंट्री को अपने नॉन करंट एसेट में इस्तेमाल किया है, उसकी क्या एंट्री होगी? अपनी इन्वेंट्री को क्या बना लिया, इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी, पीपीई डेबिट, ये पढ़ाया होगा। इन्वेंट्री या परचेज, अगर परपेचुअल सिस्टम होगा तो इन्वेंट्री क्रेडिट करेंगे और अगर पीरियोडिक सिस्टम होगा तो परचेज क्रेडिट। अब आ गया, अगर इन्वेंट्री से मुराद यह कि जैसे अभी अहमद ने कहा था कि हमारे इन्वेंट्री में एसी पड़ा हुआ था, अब वो एसी हमने ना अपने ऑफिस में लगा दिया, पहले तो वो इन्वेंट्री था, अब वो क्या बन गया, एसेट। तो उस एसेट का नाम लिख लेंगे पीपीई डेबिट, इन्वेंट्री क्योंकि इन्वेंट्री से निकाल कर आए हो, या पीरियोडिक सिस्टम है तो परचेज, और अमाउंट उसकी सेलिंग प्राइस आएगी या कॉस्ट, कॉस्ट आएगी, उसकी लिस्ट प्राइस नहीं आती, इन्वेंट्री की कॉस्ट आती है। उसके बाद यहां पर आप देखें वो कहता है व्हेन, हाँ अच्छा ये बात, ये एक और इंटरेस्टिंग कहानी सुने, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, छोटी सी कहानी है। आपने एक एसेट खरीदना है, 100 रुपए का एसेट है, आपने 60 रुपया दे दिया और 40 रुपया उधार करवा ली, बताओ एंट्री क्या पास करेगी? ये एसेट खरीदा है, पीपीई डेबिट 100 रुपए से, कैश क्रेडिट और 40 रुपए अकाउंट पे पे। ठीक होगी बात? अब एक और कहानी, अब ये सारे एक्टिव हो जाएं, 100 रुपए का ऐसे ले आए, 60 रुपया पे कैश दे दिया और 40 रुपए की उधार करवा ली, ठीक है। एसेट कितने का डेबिट करेंगे, कैश कितना दिया, 60 अगली बात सुने, थोड़ा सा पहले दिमाग को ओके करें, वापस आ जाओ, जो फुप्पो के घर गए हुए हैं वो वापस, सिर्फ 5 मिनट के लिए बात चाहिए आप लोग, फिर वापस चले जाना। आ गए सारे? चले, आपने एक एसेट खरीदने गए, आपको पता है अगर आप गाड़ी खरीदने जाओ ना तो वहां पर आपको फौरन गाड़ी नहीं मिलती, आपको पहले बुकिंग करवानी पड़ती, ठीक है। कुछ पैसे 20% या कुछ तो पूरे पैसे ले लेते हैं, बट कुछ बुकिंग के पैसे ले लेते हैं। अब सपोज दैट आप गए 1 चार्टर्ड अकाउंटेंट कब बनना है, चलो मैंने कहा शायद आपने जिस दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है ना उस दिन की एग्जांपल ले लेते हैं, जिस दिन आपने सच में गाड़ी खरीदने जानी है। चलो अभी आपके एग्जांपल लेने देते हैं। सपोज दैट एक बंदा जाता है 11/26 को गाड़ी खरीदने, उन्हें कहता है कि भाई साहब गाड़ी अभी नहीं मिलेगी, आप कुछ पैसे दे जाएं, आपकी बुकिंग हो जाएगी, गाड़ी जब आएगी फिर आपको कॉल आ जाएगी। बताओ एंट्री क्या पास करेंगे अगर वो 8 लाख रुपया एडवांस देकर आया है, 11/26 को वो एडवांस देकर आया है, एंट्री क्या पास करेगा, एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट 8 लाख से, ऐसे ही होगा। ये 8 लाख हमारा एसेट में ही जाएगा, अज्यूम नहीं कर रहे, देकर आ रहे हैं 8 लाख रुपए जी। 1 मिनट, ये एक तरह का ना प्रीपेड है, आप लिखोगे एडवांस फॉर व्हीकल लिख लो, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब हुआ ये 31 मार्च को अज्यूम करते हैं गाड़ी आ गई, आपने गाड़ी थी आपकी सपोज है 30 लाख रुपए की, 8 लाख आप दे चुके थे, गाड़ी आ गई पूरी की पूरी 30 लाख वाली, बाकी पैसे भी अभी हम दे रहे हैं और गाड़ी ले रहे हैं, एंट्री क्या बनाई, व्हीकल को कितनी अमाउंट से डेबिट करोगे,
हाँ, व्हीकल कितने से डेबिट होगा? 22 लाख से या 30 लाख से? ओ व्हीकल तो हमारा 30 लाख का ही आया है बुजुर्गो, व्हीकल हमारा 30 लाख का ही आया है। Yes. कैश कितना दे रहे हो? 22 लाख। और वो जो एडवांस आपने डेबिट किया हुआ था, अब एडवांस है या खत्म हो गया? एडवांस क्रेडिट। ये तो हमने एक्रूअल प्रीपेमेंट वाली चीजें हैं। 8 लाख। तो पेपर में ऐसे सवाल भी आ जाते हैं, वो कहेगा 1126 की एंट्री बताओ जब एडवांस दिया था, तो जितना एडवांस दिया था एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट। फिर वो कहेगा कि अच्छा जनाब 31 मार्च को ना मेरे पास गाड़ी आ गई है, मैंने बाकी के पैसे दे दिए, तो बताओ एंट्री क्या होगी? तो गाड़ी पूरी डेबिट, जितने अब पैसे दे रहे हैं कैश, और जो बाकी पैसे देने हैं, सॉरी अगर ये सवाल आ जाए, अगली बात ये कहानी भी कर लेते हैं कि हमने ना एडवांस दिया हुआ था 8 लाख, गाड़ी आ गई 30 लाख, अभी हमने उसको 15 लाख रुपए दिया है और कहा है 7 लाख हम आपको बाद में देंगे, एंट्री क्या पास हो? अब व्हीकल डेबिट हो जाएगा। व्हीकल कितने से डेबिट होगा? पैसा कितना दे रहे हैं? 15 लाख। एडवांस कितना दिया हुआ था? 8 लाख। और बाकी अभी देने कितने हैं? 7। वो पेबल के नाम से आ जाएगा। वो समझ रहे हो? ये तो नॉर्मल जनरल एंट्रीज है। Yes. अच्छा अकाउंट पेबल क्यों नहीं कहा? अदर पेबल लिख लो। वो जो आप अकाउंट पेबल कह रहे हैं ना, वो असल वाला उसका नाम होता है ट्रेड पेबल, वो जो इन्वेंट्री वाला होता है। अकाउंट पेबल सबको कह सकते हैं, वो उसके लिए स्पेसिफिक एक्चुअल में हमने तो कहा था ना अकाउंट पेबल और अदर पेबल, ओरिजिनल उसका नाम होता है ट्रेड पेबल। आओ जी, पहले वो कह रहा है जी व्हेन पेमेंट इज मेड इन कैश, जनरल एंट्री। तो एंट्री क्या पास करेंगे? नॉन करंट एसेट डेबिट, कैश या बैंक। व्हेन पेमेंट मेड इन अरियर, अरियर का क्या मतलब है? नॉन करंट एसेट डेबिट, पेबल क्रेडिट, पेबल टू वेंडर, वेंडर उस बंदे का नाम कह रहा है, सप्लायर का। फिर व्हेन पेमेंट मेड इन एडवांस, तो जब पेमेंट करोगे तो क्या एंट्री पास करोगे? एडवांस टू कैश या बैंक। व्हेन पेमेंट मेड इन एट द डेट एसेट इज रिकॉग्नाइज्ड, एसेट आ गया तो एसेट डेबिट, और ये वो वाला एडवांस है जो सारा ही एडवांस दे दिया था। मिसाल के तौर पर आपने 30 लाख एडवांस दे दिया था, तो एंट्री पास कर दी थी एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट, और अब गाड़ी आ गई तो व्हीकल डेबिट एडवांस क्रेडिट। एडवांस इज एन एसेट टू बट इट इज नॉट डेप्रिशिएट। जो एडवांस किसी भी नॉन करंट एसेट के लिए एडवांस दोगे वो भी आपका नॉन करंट एसेट ही कहलाता है, बट उसको डेप्रिशिएट हमेशा किसको कहा जाता है? जो एसेट हमारे पास आएगा। चले जी, खत्म हो गया। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह के सपोर्ट। अब आप लोगों ने ये 3 जो पेजेस हमने पढ़े हैं, इसको एक दफा गो थ्रू कर लेना और मेन अपने टेस्ट की तैयारी करना।